जनगणना 2027 में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो ये सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहाँ छोटी छोटी गलतियां कर कर अपना पूरा काम खराब कर देते हैं। कभी ऐप में गलती, कभी फोरम में गलती, तो कभी नक्शा बनाने में कंफ्यूजन। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप जनगणना का पूरा काम बिना गलती के कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, अगर आप जनगणना 2027 में प्रगणक या सुपरवाइजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट मास्टर ट्रेनिंग है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ। सबसे पहले HLO ऐप से सही तरीके से किस प्रकार से आप लोगों को सर्वे करना है और 34 सवालों के सही जवाब आपको कैसे देना है। फिर आप सीखेंगे ऑफलाइन सर्वे यानी कि मकान गणना अनुसूची को सही तरीके से कैसे भरना है। इसके बाद हम समझेंगे भवन संख्या यानी कि बिल्डिंग नंबर और जनगणना मकान संख्या क्या होती है और इन्हें सही तरीके से कैसे पहचानना है। साथ ही नजरी नक्शा आपको कैसे बनाना है और कौन सा मोबाइल आपके पास होना चाहिए ताकि आपका काम बिना रुकावट के पूरा हो सके। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका पूरा जनगणना कार्य आसान, तेज और एरर फ्री हो जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि जनगणना 2027 से संबंधित ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कार्य है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जनगणना 2027 से संबंधित यदि आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस चैनल के जरिए पूछ सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथीगण आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे और मैं भी आपके सवालों को सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आप HLO ऐप को किस प्रकार से यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपके पास में 4 GB रैम और 8 GB डाटा स्टोरेज वाला फोन होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगी। तो प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस ऐप का नाम सेनेसस 2027। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में सबसे फर्स्ट इंटरफेस इसी प्रकार का आएगा जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यूजर आईडी लिखनी है। अब देखिए ये जो यूजर आईडी है वो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको मिल जाएगी। आपके चार्ज अधिकारी आप लोगों को बता देंगे कि आपकी यूजर आईडी क्या है और आपके मैसेज पे भी वो आईडी आ जाएगी। उसके बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को पासवर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए जो पासवर्ड है वो भी आपको मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आईडी और पासवर्ड आप लोगों को मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और फिल करने के बाद में आपको सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में अब आप लोगों को 4 अंकों का एक पिन सेट करना होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से पिन लिख दीजिएगा और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। आपको ध्यान में रखना है आपको सिर्फ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का एक बार ही ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं एक बार आप लोग अच्छी तरह से सोच समझकर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में लैंग्वेज आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके सुटेबल लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग उसको कंफर्म कर लेना है। देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज, यानी कि आपको लैंग्वेज चेंज करने का ये स्टेप दोबारा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कंफर्म करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो जैसे आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर कंफर्म कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपकी मोबाइल पर शो हो जाएगा जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा HLB चुने, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई होगी, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक संख्या आएगी और इस जगह पर आप लोगों की लोकेशन आएगी। अब ये जो लोकेशन है आपको जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उस नियुक्ति पत्र में भी सेम टू सेम यही होना चाहिए। इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस है तो आपको तुरंत अपने सुपरवाइजर या फिर चार्ज अधिकारी को इसके बारे में बताना है और इस एड्रेस को, लोकेशन को आपको सही करवाना है। उसके बाद नजरी नक्शे के अनुसार अब यहाँ पर आप लोगों को 2 चीजों की एंट्री करनी होगी। सबसे पहले भवनों की अपेक्षित संख्या, यानी कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद में आप लोगों को पूरे गांव का क्षेत्र का सर्वे आप लोगों को करना है। जो क्षेत्र आप लोगों को मिलेगा और उस क्षेत्र में आप लोगों को भवनों की संख्या को काउंट कर लेना है और साथ ही आप लोगों को जनगणना मकानों की संख्या को भी उसी समय आप लोगों को काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को संख्या डाल लेनी है, कितने भवन है, 10 है, 15 है, 20 है और मकान संख्या कितनी है, 100 है, 50 है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद मकान सूचीकरण कार्य इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ पर 3 लाइन और बनी हुई है।
यदि आप लोग इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की कुछ डिटेल आएगी, जिसमें सबसे ऊपर आप लोगों की आईडी आएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए एसई आईडी आप लोगों को मिलेगी, और अबाउट का मतलब इस ऐप के बारे में आप लोग और जानना चाहते हो तो इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप लोग अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस पासवर्ड चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। HLB मैप, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस मैप को जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक गूगल मैप ओपन हो जाएगा। उस गूगल मैप में आपका एरिया होगा जहां आप लोगों को जनगणना 2027 का कार्य करना है, और इसी मैप के अनुसार आप लोगों को नजरी नक्शा भी तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हेल्प वाला ऑप्शन है और लास्ट में लॉगआउट वाला ऑप्शन है। अब यदि मान लीजिए यदि आप लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर देखिए इस होम पेज पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो यदि आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप लोगों को फिल कर देना है। फिर से आपको नया पासवर्ड बनाना है और फिर से री पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपके जो पासवर्ड है वापस से रीसेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप लोगों का मेन काम शुरू होता है। ये वाला जो ऑप्शन है, तो जैसे ही आप लोग भवन की संख्या और मकान की संख्या डालने के बाद में सबमिट करेंगे, उसके बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें 6 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहला है मकान संख्या प्रविष्टि, दूसरा है डाटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें, सारांश देके, पांचवा है सिंक करें, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। इन्हीं 6 ऑप्शन को यदि आप लोगों ने सही ढंग से समझ लिया तो आपका इस ऐप पर काम बिल्कुल 100% और आसान तरीके से आप लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्लिक करते हैं मकान सूचीकरण प्रविष्टि पर, यानी कि इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको सर्वे करना है। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर लिखी हुई आएगी लाइन नंबर। ये लाइन नंबर को आप लोग एडिट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद है भवन नंबर। अब देखिए भवन नंबर हो सकता है कि नगर पालिका या फिर स्थानीय जो प्राधिकरण है उसने पहले से अगर भवन नंबर दे रखे हैं, तब तो आप लोग उन भवन नंबर को काउंट कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, यदि आपने खुद ने एक एक भवन को नंबर दिया है, तो वो भवन का नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, यानी कि आप लोग किस भवन में सर्वे करने जा रहे हैं उस भवन की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक बटन लिखा हुआ है दोहराए। जब आप लोग फर्स्ट बार इसकी एंट्री करेंगे तब ये दोहराई वाला जो ऑप्शन है वो इनएक्टिव रहेगा। जब आप लोग एक मकान का सर्वे पूरा कर लेंगे तब ये दोहराई वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब इस दोहराई वाले ऑप्शन का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे मान लीजिए आप लोग एक भवन में गए और उस भवन में 3 जनगणना मकान है, तो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जनगणना मकान नंबर। तो जनगणना मकान नंबर भी आप लोगों को 4 अंकों में देना है, 001। यहाँ से आप लोगों को शुरुआत करनी है, उसके बाद में कंटिन्यू ये 0002, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक भवन है और उस भवन में 3 मकान है, तो एक बार आप लोग भवन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जनगणना मकान नंबर में 0001 लिखकर आप लोगों को आगे सबमिट करना है और आगे का सर्वे आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को उसी भवन का दूसरा जनगणना मकान का सर्वे करना है, तो दोबारा आप लोगों को यहाँ पर फिर से वही दोबारा जो भवन संख्या वो डालनी है और यहाँ पर दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि फिर से उसी भवन नंबर के अंतर्गत जनगणना मकान की एंट्री हो सके। तो यहाँ पर आप लोगों को अब दूसरे नंबर का जो जनगणना मकान है उसके नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोहराए और नया। तो आप यदि पहले आपने सर्वे कर लिया है, वही दोबारा यदि यहाँ पर जनगणना मकान नंबर फिल कर रहे हैं, तो आप लोगों को दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि आप लोग नया जनगणना मकान नंबर लेकर सर्वे करना चाहते हैं तो आप लोगों को नए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपसे एक ये सवाल पूछेगा कि डू यू वांट कंटिन्यू टू एससी रेफरेंस, यानी कि इस बार जनगणना 2027 के अंदर एक ऑप्शन शुरू किया गया था सेल्फ इन्यूमरेशन का, यानी कि जो आम व्यक्ति है वो भी खुद घर बैठे अपने फोन से खुद के घर की जनगणना कर सकता है। वो किस प्रकार से कर सकता है, इसमें भी पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खुद की जनगणना कर ली है, तो उसके पास एक रेफरेंस नंबर आता है। तो जैसे आप लोग इस घर में सर्वे करने के लिए जाए, तो पहले आप लोग उससे पूछ लेना है कि आपने खुद से ऑनलाइन तो डाटा फिल तो नहीं किया है। अगर किया है तो आपको सिंपल यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को 12 अंकों की एसई रेफरेंस नंबर आप लोगों को डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में उस व्यक्ति ने जो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा था
वो ऑनलाइन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उसको एक बार आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना कि सही जानकारी उसने भरी है या फिर नहीं भरी है। यदि सही जानकारी है तो उसे आप लोग कंफर्म कर देना है, और कुछ गलती है तो उसको आप लोग एडिट कर भी वापस दोबारा से सही कर देना है। अब मान लीजिए जिस मकान में आप लोग सर्वे करने जा रहे हैं उस मकान वालों ने अपने खुद का सर्वे गणना प्रपत्र नहीं भरा है, तो यहाँ पर आप लोगों को नो कर देना है। तो जैसे ही आप लोग नो करेंगे आपके सामने 34 क्वेश्चनों की लिस्ट शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन की लिस्ट शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके सही सही आंसर आप लोगों को देने हैं। अब ये जो 34 क्वेश्चन है, इस 34 क्वेश्चन में भी कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो उसको आपको ढंग से समझना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक बारीकी से समझाने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से सही जवाब देना है। इससे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो दिखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक उत्तर है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यानी कि जब आप लोग जनगणना करने के लिए जाएंगे तो उस मकान की फर्श किससे बनी हुई है। तो यहाँ पर 7 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। मिट्टी की बनी हुई है, लकड़ी या बांस की है, पक्की ईंट की है, पत्थर की है, सीमेंट की है, मोजेक या फिर फर्श की टाइल की बनी हुई है, या फिर अन्य कोई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मान लीजिए आप लोग किसी एक घर में गए और उसके एक घर में मोजेक या फिर फर्श टाइल लगी हुई है, और बाकी पूरा जो घर है, बाकी जो पूरा मकान है वो सीमेंट से बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सीमेंट वाला ऑप्शन यानी कि 5 नंबर पॉइंट पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपको यह देखना है कि जो मकान बना हुआ है उसमें अधिकतर कौन सी सामग्री यूज में ली गई है, उसी सामग्री के अनुसार आपको इन ऑप्शन में से टिक करना है। अब एक और एग्जांपल देखिए, जो बहुमंजिला इमारत होती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें अलग अलग फ्लैट्स होते हैं। अब ये भी हो सकता है कि अलग अलग फ्लैट्स है तो सभी फ्लैटों में एक ही तरह की सामग्री यूज की गई हो, या फिर अलग अलग सामग्री भी यूज की हुई भी हो सकती है। तो वो भी आप लोगों को चेक कर ही आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ कि यदि मकान में ग्रेनाइट लगी हुई है या फिर संगमरमर नीचे फर्श में लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 सेलेक्ट करना होगा, यानी कि पत्थर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सुटेबल होता है उस पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी, यानी कि दीवार बनाने में कौन सी सामग्री ली गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लगाकर 5 तक का जो ऑप्शन है वो सभी स्थायी प्रकृति के नहीं है, यानी कि घास फूस से बनी हुई है, बांस से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, या फिर कच्ची ईंटों से या फिर मिट्टी से बनी हुई है, या फिर लकड़ी की दीवारें हैं, या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है। उसके बाद में 6, 7, 8, 9 ये स्थायी प्रकृति की सामग्री होती है। अब इसमें यहाँ पर मैं 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5वां वाला जो ऑप्शन है, यदि पत्थर के साथ में मोटर्ड सीमेंट का यूज नहीं किया गया है तो आप लोगों को 5वें ऑप्शन का यूज करना है। यदि पत्थर के साथ में मोटर्ड सीमेंट का उपयोग किया गया है तो आप लोगों को 6 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यदि सीमेंट से बनी हुई ईंट यूज में ले रहे हैं या फिर राख से बनी हुई ईंट यूज में ले रहे हैं तो आप लोगों को पक्के ईंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि कंक्रीट से यदि वो दीवारें बनी हुई हैं तो पॉइंट नंबर 9 सेलेक्ट करना है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दीवार किससे बनी हुई है, नहीं उस घर वाले को पता है, तो आप लोग अन्य कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, यानी कि वो छत किससे बनी हुई है। घास फूस, फूल, बांस, लकड़ी, मिट्टी से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, हस्त निर्मित टाइल्स से है, या फिर मशीन निर्मित टाइल्स है। देखो टाइल्स 2 प्रकार की, एक तो हाथ से बनी हुई टाइल्स, एक मशीन के द्वारा निर्मित टाइल्स, या फिर पक्की ईंटों से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई है, सीमेंट से बनी हुई, या फिर धातु से बनी हुई है, या फिर कंक्रीट से बनी हुई, या फिर अन्य कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये भी आप लोग छत देकर या फिर उस मकान मालिक से पूछकर आप लोग इन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन लागू होता है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगावे, यानी कि जो जनगणना मकान है वो किस यूज में लिया जा रहा है। अब ये देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल से समझिए। यहाँ पर देखिए 1 से लगाकर 9 तक और 0 वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है, पहला ऑप्शन है आवास वाला, दूसरा ऑप्शन है आवास से अन्य उपयोग वाला। अगर ये 2 ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आगे के क्वेश्चन आप लोगों के पास में आएंगे। यदि आप लोगों ने 3 से लगाकर 9 तक कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आगे के कोई भी प्रश्न आपके ओपन नहीं होंगे। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा मोबाइल नंबर का। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को भरना है। अब इसमें आवास वाले में यदि आप लोगों ने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया कि आवास, यानी कि ये जो मकान है सिर्फ रहने के लिए ही यूज किया जा रहा है, तो नीचे देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लॉक है और संस्थागत है। मान लीजिए कोई मकान है, आप लोग मकान पे गए और वहां पर ताला लगा हुआ है,
अब यही फैमिली किसी दूसरी जगह पर रहने लग गई है, तो उस मकान को आप लोग यहाँ पर लॉक है, इस पे आप लोग क्लिक कर देना है, तो आगे के सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन। मोबाइल नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके ओपन हो जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन कोई भी शो नहीं होंगे। दूसरा वाला ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आवास से अन्य उपयोग, यानी कि उस मकान में लोग भी रह रहे हैं, इसके साथ में यदि वे दुकान कर रहे हैं या फिर सब्जी की दुकान कर रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं या फिर कोई छोटी सी वर्कशॉप भी खोल रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वास्तविक उपयोग दर्ज करें। यानी कि आप लोगों को आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में उस भवन का वास्तविक उपयोग क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को लिखना है। तो आपको क्या लिखना है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे कोई दुकान है तो आपको लिखना है आवास सह दुकान। यदि कोई ट्यूशन सेंटर है तो आपको लिखना है आवास सह ट्यूशन सेंटर। यदि कोई सब्जी बेच रहा है तो आप लोगों को लिखना है आवास सह सब्जी दुकान। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, यानी कि जो भी कार्य उस जगह हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज करे इस वाले ऑप्शन में आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ कि यदि आप लोग आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और मान लीजिए वहां पर कोई संस्थागत परिवार रह रहा है, संस्थागत परिवार का मतलब कैसे, जैसे कोई वृद्धा आश्रम है या फिर कोई हाउसिंग बोर्ड है या फिर कोई छात्रावास है, पुण्यवास कोई गृह है, जेल है या फिर कोई लॉज है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर ये जो वार्षिक उपयोग वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, आवास से वृद्धाश्रम, आवास से बोर्डिंग हाउस, आवास से छात्रावास। तो इस प्रकार के शब्दों का यूज आप लोगों को यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो संस्थागत परिवार है वो अलग चीज है और संस्था एक अलग चीज है। संस्था का मतलब हो गया विद्यालय, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, है ना, ये संस्था है और संस्थागत परिवार अलग होता है। संस्थागत परिवार अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे वृद्धाश्रम हो गया, जेल हो गई, है ना, हॉस्टल हो गया, तो इस प्रकार के ये संस्थागत परिवार होते हैं। उसके बाद में जो तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन है, जैसे तीसरा नंबर है दुकान या फिर कार्यालय। अब दुकान कोई सी भी हो सकती है, परचूनी की दुकान हो सकती है, सब्जी की दुकान हो सकती है ना, इससे खिलौने की दुकान हो सकती है। यदि कॉलेज या स्कूल है तो वो मकान आप लोगों को कॉलेज स्कूल में सेलेक्ट करना है। यदि हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अस्पताल है, डिस्पेंसरी, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट आप लोगों को करना है। पूजा स्थल है तो आप लोगों को पूजा स्थल भी कर सकते हैं। और यदि अन्य गैर आवश्यक उपयोग के लिए उसको यूज में दिया जा रहा है तो ये 9th वाला ऑप्शन भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि वो आवास खाली है, यानी कि खाली भूखंड है, यानी कि आधा अधूरा मकान है, तो आप लोगों को लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि मकान की स्थिति कैसी है, कि अच्छी स्थिति में है या फिर रहने योग्य स्थिति में है या फिर जीर्णशीर्ण स्थिति में है। तो जो भी ऑप्शन उस मकान के ऊपर लागू होता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला वाला जो सवाल है परिवार के मुखिया से संबंधित है, उसकी डिटेल आप लोगों को भरनी है। तो आप देखिए यहाँ पर 9वें पॉइंट पर लिखा हुआ है परिवार संख्या। तो यहाँ पर जो परिवार संख्या है वो ऑटोमेटिक ही चलती जाएगी। जैसे यहाँ पर 001 लिखा हुआ ना, तो जब आप लोग अगला परिवार करेंगे तो यहाँ पर 002 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 0 दिन से लगाकर जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं, इस बीच में जितने भी उम्र वाले व्यक्ति हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, पुरुषों को, सबको आप लोगों को गिनना है और यहाँ पर आप लोगों को संख्या लिखनी है। उसके बाद में उस परिवार के मुखिया का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोग किसी हॉस्टल का आप लोग सर्वे करने के लिए गए, क्योंकि वो भी एक जनगणना मकान है, तो ऐसी स्थिति में उस हॉस्टल के जो मुखिया होगा, उस मुखिया का नाम लिखने के बजाय उस हॉस्टल का देखभाल करता है तो उसका पद लिखा जाएगा। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आप लोग किसी संस्थागत परिवार के मकान की जनगणना का सर्वे कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसका पद लिखा जाएगा, ना कि आप लोगों को वहां का जो मेन आदमी है उस मेन आदमी का नाम आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको पद लिखना है। 12 वाला प्रश्न है जेंडर क्या है, परिवार के मुखिया का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ये तो आप लोग लिख सकते हैं। और वो 13 क्वेश्चन है कि उसकी जाति क्या है। तो जाति में आपको सिर्फ 3 ऑप्शन ही मिलेंगे, अनुसूचित जाति वाला और अनुसूचित जनजाति वाला। यदि इन दोनों ऑप्शन में है तो आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर पर टिक करना है, और नहीं है तो आप लोगों को 3rd वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। 14 वाला क्वेश्चन है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी कि वो जो मकान है खुद का उस मुखिया का है, यानी कि अपना है। दूसरा ऑप्शन है किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, यानी कि वो जो मकान, जिस मकान में वो आदमी रह रहा है वो किराए का है, लेकिन इसका खुद का मकान भारत में किसी न किसी जगह पर भी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, ना तो कोई खुद का मकान है, ना ही यहाँ पर कोई किराए का मकान है, उसमें वो वहां पर रह रहा है। जैसे कि फैक्ट्रियां होती है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, या फिर कोई सरकारी आवास होता है जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, तो वो रहने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी किराया नहीं देते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इस थर्ड वाले ऑप्शन का चूज करना है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उसका खुद का मकान भी किसी जगह पर नहीं होना चाहिए, और अन्य कोई ऑप्शन है तो आप लोग अन्य कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उस जनगणना मकान में कमरों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कमरों की संख्या के अंतर्गत आपको किन को गिनना और किन को नहीं गिनना है। तो कमरों की संख्या में जो सोने का कमरा उसको आपको गिनना है ना, बैठने का जो रूम है उसको गिनना है, इसके अलावा भोजन करने का जो रूम है, पूजा घर है, इसको आप लोगों को गिनना है। रसोई घर को आप लोग कमरों की संख्या में नहीं गिनेंगे, जो बाथरूम बने हुए हैं, शौचालय बने हुए उसको नहीं गिनना है, बरामदों को आप लोगों को नहीं गिनना है। उसके बाद में इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, यानी कि जो शादीशुदा जो मैरिड कपल्स है उसकी संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है कि एक है, दो है या फिर तीन है। अब आपके सामने ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि एक जनगणना मकान है और उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है, उसकी औरत नहीं रहती है, हो सकता है उसकी औरत एक्सपायर हो गई हो, तो ऐसी संख्या में आप लोगों को यहाँ पर 0 लिखना है, ना कि 1 लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला है परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, यानी कि सबसे पहला है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। तो पेयजल का मुख्य स्रोत में भी यहाँ पर देखिए 9 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि नल का पानी उपचारित स्रोत से आता है, या फिर नल का जो पानी है वो अनउपचारित स्रोत से आता है, कुएं का है, हेडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक है ना। तो जो भी ऑप्शन लागू होता है उस परिवार पे वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 18 सवाल है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, परिसर के अंदर, परिसर के निकट और दूर। परिसर के अंदर का मतलब है जो जनगणना मकान है उस जनगणना मकान के परिसर में ही यदि पीने की पानी की सुविधा है तब तो आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा वाला ऑप्शन है परिसर के निकट, इसका मतलब है कि सिटी के अंतर्गत या फिर शहरों में उस जनगणना मकान से 100 मीटर के अंदर अंदर अगर पेयजल स्रोत उपलब्ध है तो आप लोगों को परिसर के निकट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, गाँवों में उस जनगणना मकान से 500 मीटर की दूरी के अंदर अंदर यदि कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध है तो आप लोगों को प्रेशर से निकट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर ये दोनों स्थिति नहीं है तो आप लोगों को थर्ड वाला दूर वाला ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, उस घर के अंतर्गत जो बिजली है वो किस प्रकार से आती है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जो भी उस मकान पर लागू होता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगला है शौचालय की सुविधा, तो शौचालय उसमें है या नहीं है। तो पहले तो आपको ये पूछना है, अगर नहीं है और खुले में जाता है तो आपको 4th नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर है तो इसमें आपको 3 ऑप्शन है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है केवल ये परिवार वाले ही यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि शौचालय तो एक ही है लेकिन अन्य परिवार वाले भी उस शौचालय का यूज करते हैं, या फिर वो सार्वजनिक शौचालय का यूज करते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में जो भी उस परिवार पर लागू होता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 21वां क्वेश्चन है कि शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है, यानी कि फ्लैश वाला है, 4 फ्लैश वाला शौचालय से जुड़ी हुई है, यानी कि पाइप सीवर पद्धति से जुड़ा हुआ है, या फिर सेप्टिक टैंक वहां पर बनाया गया है, या फिर कोई अन्य पद्धति है। अब दूसरा जो शौचालय है वो 2 गड्ढों वाला शौचालय भी हो सकता है, यानी कि जो शौचालय होता है उसमें 2 गड्ढे होते हैं, एक भर जाता है फिर दूसरा गड्ढा भरता है, या फिर एक गड्ढा वाला शौचालय भी हो सकता है, या फिर जो शौचालय है वो सर्विस शौचालय के रूप में भी हो सकता है, यानी कि मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है या फिर जानवरों के द्वारा हटाया जाता है, या फिर मानव मल मूत्र हटाने के लिए खुली नालियां भी हो सकती हैं। तो वहां पर आप लोगों को उस व्यक्ति से पूछकर किस प्रकार का शौचालय वह यूज करता है उसके बारे में आप लोग जानकारी बता सकते हैं। अधिकतर में ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही काम में आएगा, और उसमें भी जो सेफ्टी टैंक है वो सेफ्टी टैंक भी काम में आ सकता है। यदि सिटी के अंदर शहरों में पाइप सीवर पद्धति होती है तो वो भी यूज में ली जा सकती है। तो आपको एक बार कंफर्म कर शौचालय का प्रकार आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, क्या वहां पर ढकी हुई नाली बनी हुई है, या फिर खुली हुई नाली बनी हुई है, या फिर नाली है ही नहीं। तो जो भी ऑप्शन लागू होता है वो आपको पूछ कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में परिसर के अंतर्गत स्नान करने की सुविधा, यानी यदि उसमें स्नान गृह है, यदि बाथरूम है, तो आप लोगों को 2 ऑप्शन है इसमें कि बाथरूम पूरा पैक्ड है तो आपको स्नान गृह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यदि बाथरूम तो बना हुआ है लेकिन उस पर छत नहीं है तो आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यदि बाथरूम ही नहीं है तो आपको नई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या फिर नहीं है। तो इसमें भी देखिए 3 प्रकार के ऑप्शन है। रसोई घर में खाना बनता है, तो रसोई घर में खाना बन रहा है तो वहां पर गैस कनेक्शन उपलब्ध है या फिर नहीं है, या फिर घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं पकाते हैं, यानी रसोई घर तो है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में भी 2 ऑप्शन है, क्या उसके पास में गैस कनेक्शन है या फिर नहीं है।
या फिर बाहर खुले में खाना पकाते हैं जैसे कि गांवों के अंतर्गत होता है। अब ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि गैस कनेक्शन तो है लेकिन फिर भी गांव वाले बाहर चूल्हे पे खाना बना सकते हैं, तो आपको इसमें पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। या फिर गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, वो बाहर खाना बनाते हैं, तो आप लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 9 ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना। जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपले है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी या फिर पीएनजी गैस है, बिजली है, गोबर गैस है, या फिर सौर ऊर्जा या फिर कोई अन्य है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, गाँवों में अधिकतर में क्या होता है कि उन्होंने गैस कनेक्शन तो ले रखा होता है लेकिन वो गैस पे का यूज बहुत ही कम करते हैं, वो ज्यादा चूल्हे पर काम करते हैं और लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना है, आप लोगों को यहाँ पर जलाऊ लकड़ी ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ना कि गैस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सिटी के अंदर हो सकता है कि आप एलपीजी या फिर पीएनजी गैस यूज कर सके अधिकतर मामलों में, तो आपको 6 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यानी कि जो खाना बनता है वो अधिकतर किस पर बनता है, कौन सा ईंधन प्रमुख यूज लिया जाता है खाना पकाने के लिए अधिकतर में, तो वही ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगला ऑप्शन है 26वां, रेडियो या और ट्रांजिस्टर। क्या उसके घर में रेडियो है? तो आपको यदि है प्रारंभिक रेडियो सेट है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मोबाइल फोन स्मार्टफोन है तो दूसरा वाला ऑप्शन करना है। अन्य कोई उपकरण है तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ये तीनों ही नहीं है तो यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन है टेलीविजन। क्या टेलीविजन है या फिर नहीं है? अगर है तो दूरदर्शन फ्री डिश वाली है या फिर अन्य डीटीएच डिश वाली टीवी कनेक्शन है या फिर केबल कनेक्शन है या फिर अन्य कोई है या फिर टेलीविजन है ही नहीं, तो पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट की सुविधा। अगर है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना। अब इंटरनेट की सुविधा में के अंदर आप हाँ करेंगे तो लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज लेते हैं या फिर मोबाइल या स्मार्टफोन से वो इंटरनेट का यूज लेते हैं या फिर कोई अन्य डिवाइस से वो यूज में लेते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है उस मकान मालिक से पूछकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि उस घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तीसरा क्वेश्चन है टेलीफोन, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन। क्या वहां पर केवल लैंडलाइन है? तो आप लोग लैंडलाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर स्मार्टफोन है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर कोई अन्य साधारण फोन है तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि लैंडलाइन भी है और स्मार्टफोन भी है तो आपको दोनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। 31वां क्वेश्चन है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड वाला। तो उसमें क्या है, साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल स्कूटर है या फिर दोनों है, तो दोनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। क्या उसी घर में कार, जीप या फिर वैन है? यदि है तो हाँ करना, वरना नहीं करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 33वां क्वेश्चन है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा है? यानी कि एक साल के अंदर वो सबसे ज्यादा कौन सा अनाज यूज करते हैं, उसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर अन्य कोई भी हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको पूछ कर सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 34वां और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है मोबाइल नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर उस जनगणना मकान में जो सदस्य रहते हैं किसी भी एक सदस्य का एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद में आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आया, यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन आया है क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं और हमने इसके जवाब दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आपकी स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड किए हैं सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। यदि ये सारी जानकारी सही है तो आप लोगों को पुष्टि करे यानी कि सबमिट करे वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यदि इसको आप लोग रद्द करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप लोग कैंसिल भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन मकान सूची प्रविष्टि का पूरा कर लिया है। अब सेकंड वाला ऑप्शन है डाटा अपडेट करें। तो डाटा अपडेट करने का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी मकान की प्रविष्टि कर दी है और बाद में आपको पता चला है कि इसमें गलती से मैंने दूसरा आंसर सेलेक्ट कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप लोग डाटा अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने घरों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एडिट का ऑप्शन, एक डिलीट का ऑप्शन। यदि आप लोग इस एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, या फिर इस एंट्री को पूरी डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग उसको पूरी ही डिलीट कर सकते हैं और दोबारा फिर से इस जनगणना मकान का सर्वे आप लोग कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करना। मान लीजिए आपने मकान की प्रविष्टि कर ली है, उसको डाटा को सिंक भी कर दिया है और उसके बाद में आपको पता चला है कि मैंने तो ये गलती कर दी है, इस जनगणना मकान में ये डिटेल नहीं होनी चाहिए और मैंने कर दी है,
तो आप लोग डाटा सिंक करने के बाद में भी उस जनगणना मकान के जो अंतर्गत आप लोगों ने डिटेल भरी है उसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जितने भी जो डाटा सिंक किए हैं वो सारी लिस्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो जाएगी। अब किस जनगणना मकान संख्या में आप लोगों ने गलती करी है वो आपको देख लेना है। और यहाँ पर देखिए पेंसिल का निशान बना हुआ है, एडिट वाला ऑप्शन, आपको सिंपल इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि आपको एक कारण देना होगा कि ये जो गलती है वो किसके कारण हुई है। तो देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है बाई सेल्फ, यानी खुद के द्वारा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सुपरवाइजर भी आपके काम पर पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे। जो कार्य आप लोग इस ऐप पर करेंगे, जिस जिस जनगणना मकान की एंट्री आप लोग करेंगे वो ऑटोमेटिक सुपरवाइजर के ऐप में भी जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि सुपरवाइजर को लगता है कि इस प्रगणक ने इस जनगणना मकान का सर्वे गलत किया है या फिर कोई गलत एंट्री करी है तो वहां से वो आपको एक मैसेज भेजेगा और आपको इस ऐप में दोबारा आकर उसको सही करना होगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बाय सुपरवाइजर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि चार्ज ऑफिसर ने आपका कार्य को देखा और उसको कुछ गलती लिखी और उसको कुछ गलती दिखी तो वो भी आपको एक मैसेज के द्वारा सूचना देगा और उस डिटेल को आप लोगों को सही करना है। और साथ में वो टिप्पणी भी लिखकर देगा कि किस ऑप्शन में, कि किस मकान संख्या में कौन सी गलती हुई है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सारांश देखें, यानी कि आप लोग जो भी आपने सर्वे किया है इसकी समरी भी आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे आप लोग इस सारांश देके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की स्क्रीन आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी, जिसमें कुल जनगणना मकान, कुल गैर आवश्यक मकान, कुल सामान्य परिवार, कुल संस्थागत परिवार लिखा हुआ होगा, पूर्ण अपूर्ण, सिंक किए गए डाटा, लॉक किए गए डाटा, हटाए गए डाटा, सारी जानकारी आप लोगों को दिखेगी। और यहाँ पर हर मकान की डिटेल आप लोगों को दिखेगी, लाइन नंबर, जनगणना मकान नंबर, परिवार क्रमांक, परिवार के मुखिया का नाम और स्थिति यहाँ पर लिखी हुई आएगी। तो ये सारांश देखे वाला ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा। थर्ड वाला ऑप्शन है सिंक करें। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप लोग डाटा को सिंक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ऐप है वो पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में काम करेगी। बस जब आप लोग फर्स्ट बार लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसी समय इंटरनेट की आवश्यकता होगी, बाद में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। बाद में इंटरनेट की आवश्यकता कब होगी? जब आप लोग डाटा सिंक करेंगे उसी समय इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने 4-5 घर कर लिए हैं, तो 4-5 घर करने के बाद में आपको कंफर्म है कि ये पूरी जानकारी सही भरी हुई है, तो उन 4-5 घरों को आप लोग डाटा सिंक कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर से 4-5 करके फिर से आप लोग डाटा सिंक कर दीजिएगा। इससे एक फायदा ये हो सकता है कि आप लोग सर्वे तो करते जा रहे हैं लेकिन अगर डाटा सिंक नहीं कर रहे हैं, बाई चांस आपका मोबाइल खराब हो गया, गुम गया, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने डाटा सिंक नहीं किया है और आप लोग दूसरा मोबाइल को यूज में लेंगे तो दोबारा आप लोगों को पूरा सर्वे वापस आप लोगों को करना होगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि जैसे ही 4-5 मकान हो जावे आपको डाटा सिंक करते रहना है। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन है पूर्ण रूप से चिन्हित करें, यानी कि जब आपका काम पूरा हो जाएगा, 100% पूरा हो चुका है, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल निश्चित है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है, ऐसी स्थिति में मार्क एज कंप्लीट, यानी कि पूर्ण रूप से चिन्हित करें, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस बॉक्स में आपको अपनी उंगली से आपके जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आप लोगों को करने हैं और उसके बाद में सेव करें और सबमिट करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो मकान सूचीकरण का जो सर्वे है वो पूरा कंप्लीट हो। तो साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा कि HLB ऐप को सही तरीके से कैसे यूज करना है। अगर आप इन सभी स्टेप को ध्यान से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी एक भी एंट्री गलत नहीं होगी और आप जनगणना 2027 का काम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाएंगे। जब आप ऑनलाइन सर्वे पूरा कर लेंगे तो आपको ऑफलाइन सर्वे भी करना है, यानी कि मकान गणना अनुसूची आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्मेट में बनानी है। ऑफलाइन फॉर्मेट आप लोगों को आपके चार्ज अधिकारी से प्राप्त हो जाएगा, उसको आप लोगों को भरना है। तो अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग ऑफलाइन फॉर्मेट यानी कि मकान गणना अनुसूची को सही तरीके से भर सकते हैं। तो साथियों जब आप लोग ऑनलाइन सर्वे कर लेंगे या फिर ऑनलाइन सर्वे के साथ साथ भी आप लोग ये जो मकान सूचीकरण और जो मकान गणना अनुसूची वाला जो फॉर्मेट है इसको आप लोगों को भरना है।
अब देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोगों को मिलेगा। 34 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि जो आप लोग ऑनलाइन सर्वे करेंगे मोबाइल के अंदर, वही सारी जानकारी आप लोगों को इस फॉर्मेट में, ऑफलाइन फॉर्मेट में भरकर भी आप लोग अपनी जो सुपरवाइजर के जरिए चार्ज अधिकारी को आप लोगों को जमा करवानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम है और हर कॉलम को आपको किस प्रकार से भरना है, और इसी के साथ में इसमें कुछ कोड नंबर भी आप लोगों को एंट्री करनी होगी। वो कौन से कोड है जो आप लोगों को इन कॉलम में भरने होंगे, तो इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं और एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को इस फॉर्मेट को भरना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आता है लाइन क्रमांक। तो लाइन क्रमांक आपके मोबाइल ऐप में चलता जाएगा। जैसे जैसे आप लोग जनगणना का कार्य करते जाएंगे, आपकी ऐप के अंतर्गत ऑटोमेटिक ही लाइन नंबर चेंज होते जाएंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहले वाला कॉलम तो यही है कि आप लोगों को यहाँ पर लाइन नंबर लिखना है, और लाइन नंबर आप लोगों को अपने मोबाइल में जो ऐप है वहां पर सबसे ऊपर लाइन नंबर लिखा हुआ आता है। दूसरा वाला ऑप्शन है भवन नंबर, कि आप लोग किस घर के अंतर्गत सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, उसको आपने कौन सा भवन नंबर दिया है, यानी कि बिल्डिंग नंबर आपने कौन सी दी है, वो आप लोगों को 2 नंबर कॉलम में लिखनी है। उसके बाद तीसरा वाला कॉलम में जनगणना मकान नंबर। तो तीसरे वाले ऑप्शन में जनगणना मकान नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो जनगणना जो मकान नंबर है वो आप लोगों को 4 अंकों की होगी, और जो पहला जनगणना मकान नंबर होगा वो 0001 से आप लोगों को शुरुआत करनी है, और उसके बाद में कंटिन्यू आप लोगों को चलते जाना है। अगला वाला ऑप्शन आएगा जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री आप लोगों को कौन सी यूज करनी है, यानी कि उस मकान के अंदर फर्श कौन सी है, उसकी दीवार और छत में जो प्रमुख सामग्री है वो सामग्री कौन सी है, वो आप लोगों को यहाँ पर उसके कोड नंबर लिखने हैं। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप लोगों को कोड नंबर लिखने हैं। तो फर्श, दीवार और छत, इन तीनों के लिए आप लोगों को अलग अलग कोड नंबर लिखने हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि वो कोड नंबर आप लोगों को क्या लिखना है। तो चौथे नंबर कॉलम में फर्श आ रहा है। अब वो फर्श किसकी बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, लकड़ी है, बांस की है, पक्की ईंट की है, पत्थर की है, सीमेंट की है, मोजेक या फिर फर्श या टाइल की है, या फिर अन्य कोई है। और इनके सामने यहाँ पर देखिए कोड नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7, यही कोड नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं। अब ये जो कोड नंबर है ये सेम टू सेम आप लोगों को आपकी मोबाइल ऐप में भी मिलेंगे। तो जो मोबाइल ऐप में आप लोगों ने कोड नंबर भरे हैं, वही कोड नंबर आप लोगों को फर्श वाले चौथे वाले ऑप्शन में आप लोगों को भरना है। इसी तरह से दीवार, अब दीवार किससे बनी हुई है, घास फूस या फिर बांस से बनी हुई है, प्लास्टिक, पॉलिथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ, है ना, या फिर धातु की, पक्के ईंट की, कंक्रीट की, या कोई अन्य। तो इसके लिए भी यहाँ पर 1 से लगाकर 9 तक और 0 यहाँ पर कोड नंबर दिए गए हैं। अब देखिए जो दीवार, छत, ये फर्श जो बनी हुई है, अगर इसमें आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। छठा वाला ऑप्शन है छत का, यानी छत किससे बनी हुई है ना। तो छत के लिए भी यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, 1 से लगाकर 9 तक नंबर है और 0 यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। तो ये कोड नंबर आप लोगों को वहां पर ऊपर भरने हैं। जैसे कि मान लीजिए जो फर्श है वो पत्थर से बनी हुई है। पत्थर का मतलब हो गया उसमें ग्रेनाइट लगी हुई है या फिर संगमरमर लगी हुई है। तो इसके लिए जो कोड है वो यहाँ पर कोड हम लोग कोड नंबर 4 यहाँ पर भरेंगे। इसी तरह से जो दीवार बनी हुई है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग 8 नंबर भरेंगे। इसी प्रकार से जो छत है वो कंक्रीट से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर 6 नंबर वाला ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर 9 नंबर कोड भरेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोड नंबर भरना है। 7वां नंबर पॉइंट है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए, यानी कि जो जनगणना वाला जो मकान आप लोग कर रहे हैं वो मकान किस उपयोग में लिया जा रहा है। क्या वो रहने के लिए लिए जा रहा है, या फिर रहने के साथ साथ में और कोई उसमें कोई दूसरा काम चल रहा है, जैसे कि दुकान चल रही है, या फिर ट्यूशन सेंटर चल रहा है, फिर ब्यूटी पार्लर चल रहा है, या फिर वो कोई दुकान है, मंदिर है, मस्जिद है, या फिर हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर कोड नंबर भरना होगा। और कोड नंबर भरने के साथ में यहाँ पर देखिए वास्तविक उपयोग, जैसे कि मान लीजिए कोई मकान है और उस मकान का यूज रहने के साथ साथ में दुकान के रूप में भी हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर वास्तविक उपयोग में क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा आवास सह दुकान, यानी कि आवास के साथ दुकान चल रही है, या फिर आवास से ब्यूटी पार्लर, या फिर उसमें कोई क्लिनिक चल रही है तो आवास से क्लिनिक ले सकते हैं, आवास से सब्जी की दुकान आप लोगों को लिखनी है। यानी कि कुल मिलाकर उस मकान के साथ में और कौन सा दूसरा बिजनेस चल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर कोड नंबर की बात कर लेते हैं कि कौन सा कोड नंबर आप लोगों को 7 नंबर ऑप्शन में लिखना है। तो 7 नंबर ऑप्शन में देखिए जनगणना मकान का उपयोग, यदि वो सिर्फ आवास के लिए हो रहा है, यानी सिर्फ वहां पर लोग रह रहे हैं, तो आप लोगों को 1 नंबर कोड देना है। अब सेकंड वाला ऑप्शन है आवास से अन्य उपयोग, यानी कि रहने के साथ साथ में और कोई दूसरा छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर देना है। और 2 नंबर देने के बाद में उसका उपयोग कहाँ हो रहा है वास्तविक रूप में, वो भी आप लोगों को लिखना है। अगर वो जनगणना मकान सिर्फ स्कूल या कार्यालय है
या फिर दुकान है, हॉस्टल है या फिर होटल है, गेस्ट हाउस है, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई मंदिर है, तो इसके लिए आप लोगों को 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर में से कोई भी आप लोगों को नंबर देने हैं। अब उसके बाद में यदि वो गैर आवासीय उपयोग के रूप में ले रहा है तो उसको आप लोग 9 नंबर देना है, और अगर मकान खाली पड़ा है तो इसको आप लोगों को 0 नंबर देना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों ने 3 नंबर से लगाकर 0 तक यहाँ पर अगर आप लोगों ने नंबर दिए हैं तो आगे के जो सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आप लोगों को खाली छोड़ने हैं। और दूसरी चीज ये और बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए वो मकान आप लोग गए और वो मकान बंद मिला आप लोगों को, यानी कि वो अब यहाँ पर नहीं रह रहे, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं और वो बंद मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को ये जो आगे के जो सारे कॉलम है वो सारे कॉलम आप लोगों को खाली रखना है। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है 34 नंबर का मोबाइल नंबर वाला, वो मोबाइल नंबर आप लोगों को जरूर यहाँ पर फिट करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई मकान बंद है तो आप मोबाइल नंबर कहाँ से लेंगे, तो आप लोग पड़ोसी से आस पास पूछताछ कर उसके मोबाइल नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए जो 8वां वाला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 भरा है आप लोगों ने, तो जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। यानी कि यदि आप लोगों ने यहाँ पर कोड नंबर 1 या फिर कोड नंबर 2 भरा है तो आप लोगों को उस मकान की स्थिति देखनी है कि अच्छी है, रहने योग्य या फिर जीर्णशीर्ण है। अगर अच्छी है तो आप लोगों को यहाँ पर 1 नंबर देना है, अगर रहने योग्य है तो आपको 2 नंबर देना है, और अगर जीर्णशीर्ण अवस्था में है तो आप लोगों को यहाँ पर कोड नंबर 3 लिखना है। अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए परिवार क्रमांक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए कि प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दे एवं संस्थागत परिवार के लिए यहाँ पर 99 दर्ज आप लोगों को करना है। यानी कि आपके मोबाइल ऐप में जैसे जैसे आप लोग सर्वे करते जाएंगे आप लोगों को वहां पर परिवार क्रम संख्या भी आप लोगों को देनी होगी और ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई संस्थागत परिवार है तो आप लोगों को यहाँ पर 999 लिखना है। अब संस्थागत परिवार कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वृद्धाश्रम है या फिर कोई छात्रावास है, बोर्डिंग हाउस है या फिर पुण्यवास कोई गृह है, जेल है, कोई बड़ा लॉन्ज है या फिर कोई आश्रम है या फिर कोई अतिथि गृह है, तो इन सभी को संस्थागत परिवार माना गया है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर 999 यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। 10वां वाला प्रश्न है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी कि उस मकान में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को 0 दिन से लेकर कितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी की संख्या को काउंट कर कर आप लोगों को कॉलम नंबर 10 में लिखना है। कॉलम नंबर 11 में परिवार के मुखिया का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब मुखिया का नाम यदि आपने ऐप के अंदर हिंदी में लिखा है तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है, यदि आपने ऐप के अंदर इंग्लिश में लिखा है तो आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। 12वां जो प्रश्न है, ये जो मुखिया है इस मुखिया का जेंडर क्या है, वो पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, तो वो आप लोगों को लिखना है। अगर पुरुष है तो 1 नंबर लिखना है, अगर स्त्री है तो 2 नंबर लिखना है, और ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर लिखना है। इसी तरह से ये जो मुखिया है उसकी जाति क्या है। अब देखिए जाति में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, एक है अनुसूचित जाति, इसके लिए आप लोगों को 1 नंबर कोड देना है, और यदि अनुसूचित जनजाति है तो इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर कोड देना है, और बाकी सभी जातियों को आप लोगों के लिए अन्य यानी कि 3 नंबर कोड आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। 14वां प्रश्न है इस मकान के समवित की स्थिति क्या है। ये यानी कि ये जो मकान है तो उस मुखिया का है यानी कि अपना खुद का है, तो आप लोगों को यहाँ पर 1 नंबर कोड नंबर लिखना है। यदि किराए का है परंतु अन्यत्र अपना मकान भी है, यानी कि वो किराए पर रह रहे हैं लेकिन भारत में किसी न किसी जगह उसका मकान बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को 2 नंबर कोड नंबर लिखना है, और 3 नंबर कोड आपको लिखना है किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है। यानी कि मकान तो किराए का है लेकिन भारत में कहीं पर भी उसका मकान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर कोड देना है, और अन्य के लिए आप लोगों को यहाँ पर 4 नंबर कोड देना है। अब 4 नंबर कोड अन्य का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, कॉलोनी बसा लेते हैं। अब उस कॉलोनी में जो मकान बने हुए हैं वो खुद के नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर 4 नंबर वाला जो कोड है अन्य वाला, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब 15 नंबर जो प्रश्न है इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कमरों की संख्या कितनी है, तो वो कमरों की संख्या आप लोगों को लिखनी है। आपको ध्यान में रखना है कि लेटरिन, बाथरूम, बरामदे, रसोई घर को इनको आपको कमरे में नहीं गिनना है, बाकी सभी को आप लोगों को कमरे में गिनना है, तो वो संख्या आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। 16 प्रश्न है कि इस जनगणना मकान के अंतर्गत कितने विवाहित दंपतियां रहती हैं, यानी कि मैरिड कपल कितने रहते हैं, 1, 2, 3 जो भी है वो आप लोग वहां से देखकर पूछकर लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए एक ऐसा घर भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक अकेला आदमी रह रहा है या फिर एक अकेली औरत रह रही है, तो उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर एक नहीं लिखना है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर जीरो लिखना है। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि विवाहित दंपतियों की संख्या लिखनी है आप लोगों को जो कि अभी वर्तमान में जीवित है। यदि वो अकेली महिला है या फिर अकेला पुरुष है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोगों को कोड नंबर 0 लिखना है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? पीने का पानी का मुख्य स्रोत वो कहाँ से आता है? उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कोड नंबर लिखने होंगे। तो कोड नंबर यहाँ पर देखिए, 1 नंबर किसके लिए लिखेंगे आप लोग? नल का पानी उपचारित स्रोत से आता है, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से आता है तो 2 नंबर लिखना है, कुएं के लिए 3, हैंडपंप के लिए 4, ट्यूबवेल के लिए 5, झरना के लिए 6, है ना? इसी तरह से 7, 8, 9, 0, है ना? तो जो भी वहां लागू होता है वो आप लोग वहां से पूछ कर ये जो पीने का पानी का जो मुख्य स्रोत है उसके कोड नंबर आप लोगों को ऊपर दर्ज करने हैं। 18वां प्रश्न आता है कि पेयजल का जो स्रोत है उसकी उपलब्धता किस प्रकार से है? क्या वो परिसर के अंदर है? तो आपको 1 नंबर कोड लिखना है। क्या वो परिसर के निकट है? अब देखिए, परिसर के निकट का मतलब मैं समझा देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 500 मीटर के अंदर अंदर पीने का पानी का स्रोत है तो आप लोगों को कोड नंबर 2 लिखना है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत यदि 100 मीटर के अंदर अंदर पानी के पीने का स्रोत उपलब्ध है तो आप लोगों को 2 लिखना है। यदि 100 मीटर से ज्यादा और 500 मीटर से ज्यादा है तो उसको आप लोगों को 3 नंबर कोड लिखना है, यानी कि वे पानी का जो स्रोत है उस मकान से दूर है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर कोड आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में जो 19वां प्रश्न है वो प्रकाश, यानी कि उसमें लाइट का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कोड नंबर लिखे हुए, बिजली के लिए 1, मिट्टी का तेल के लिए 2, सौर ऊर्जा के लिए 3, अन्य तेल के लिए 4, अन्य के लिए 5 और प्रकाश रहित उसके लिए 6 नंबर कोड नंबर आप लोगों को यूज में लेने हैं। उसके बाद है शौचालय की शुद्धता, यानी कि वहां पर जो लेट्रिन है वो किस प्रकार का है या नहीं है, वो सारे कोड नंबर आप लोगों को लिखना है। यदि वहां पर शौचालय है तो यहाँ पर भी आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला वाला ऑप्शन है कि उस शौचालय में सिर्फ उसी परिवार के सदस्य यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को 1 नंबर देना है, या फिर परिवार के साथ साथ कोई अन्य भी उसको यूज कर रहा है, जैसे पड़ोसी उसको यूज कर रहा है तो 2 नंबर देना है, या फिर वो सार्वजनिक शौचालय का यूज करते हैं तो उसके लिए 3 नंबर यूज में आप लोगों को देना है। अगर उस घर में शौचालय नहीं है तो उसको आप लोगों को 4 नंबर कोड नंबर देना है। 21वां प्रश्न है, यदि आप लोगों ने कॉलम नंबर 2 में 1 नंबर या फिर 2 नंबर भरा है तो आप लोगों को यहाँ पर शौचालय का प्रकार सेलेक्ट करना होगा और इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर कोड नंबर लिखने होंगे। 21 नंबर प्रश्न में शौचालय का प्रकार में भी यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के कोड नंबर दिए गए हैं। यदि वहां पर फ्लैश युक्त शौचालय है, अब जब फ्लैश युक्त शौचालय होगा तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि पाइप सीवर पद्धति है तो 1 नंबर देना है, सेफ्टी टैंक बना हुआ है तो 2 नंबर देना है, और कोई अन्य है तो 3 नंबर देना है। इसी तरह से 2 गड्ढा शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय, तो इसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग कोड नंबर दिए गए हैं। तो वो कोड नंबर आपको उस मकान मालिक से पूछकर आप लोगों को भरने हैं। उसके बाद में 22वां नंबर प्रश्न आता है कि गंदे नाले की पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? अगर वहां पर ढकी हुई नाली है तो आप लोगों को 1 नंबर कोड देना है, अगर खुली नाली है तो 2 नंबर देना है, और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नाली नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर कोड देना है। 23वां प्रश्न है, परिवार के अंदर स्नान गृह की सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है? अगर स्नान गृह है तो आपको 1 नंबर देना है, अगर स्नान गृह तो है लेकिन उसकी छत नहीं है तो आप लोगों को उसको 2 नंबर देना है, और बिल्कुल स्नान गृह ही नहीं है यानी कि बाथरूम ही नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर कोड देने हैं। उसके बाद में 24 नंबर का प्रश्न है, रसोई घर और एलपीजी और पीएनजी का कनेक्शन, यानी रसोई के घर के अंतर्गत वहां पर गैस कनेक्शन उपलब्ध है या फिर नहीं है, उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। तो इसके लिए भी आप लोगों को कोड भरना है। तो देखिए 24 नंबर में आपको किस प्रकार से कोड भरने हैं। यदि रसोई घर में खाना बनाते हैं और यदि उसमें एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन है तो आपको 1 नंबर देना है, अगर नहीं है तो आपको 2 नंबर देना है। दूसरी स्थिति, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, यानी कि उसमें रसोई घर नहीं है, वो एक सिंपल कमरे में भोजन बनाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एलपीजी गैस कनेक्शन है तो आपको 3 नंबर कोड देना है, अगर एलपीजी गैस या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं है तो आपको 4 नंबर कोड देना है। यदि घर में रसोई ही नहीं है, वो घर वाले खुले में खाना बनाते हैं, घर के बाहर खाना बनाते हैं, लेकिन अगर वहां पर पीएनजी और एलपीजी गैस कनेक्शन है तो आपको 5 नंबर देने हैं, और नहीं है तो आपको 6 नंबर देने हैं। अगला ऑप्शन है खाना नहीं पकाते हैं। अब खाना नहीं पकाते ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत कम मिलेगा। 25वां सवाल है कि खाना पकाने के लिए कौन सा जो प्रयुक्त ईंधन है वो यूज में लिया जाता है, तो इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर कोड भरना होगा। तो इसके लिए कौन सा कोड है, अगर लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो 1 नंबर देना है, फसल का अवशेष 2 नंबर, उपला 3 नंबर, कोयला 4 नंबर, मिट्टी का तेल 5, एलपीजी पीएनजी गैस 6 नंबर, बिजली से बना रहे तो 7 नंबर, बायोगैस से बनाए तो 8 नंबर, सौर ऊर्जा से बनाए तो 9 नंबर, और अन्य को ये तो 0 नंबर। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई गांव का परिवार है, अब उसके पास में गैस कनेक्शन भी है और वो बाहर भी खाना बनाते हैं यानी लकड़ी पर भी खाना बनाते हैं,
तो आपको उससे ये कंफर्म करना है कि आप लोग साल में अधिकतर किसका उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं या फिर जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं। अगर वो जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं और गैस का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और वो एलपीजी गैस या फिर पीएनजी गैस का यूज ज्यादा करते हैं और जलाऊ लकड़ी का यूज कम करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 6 नंबर कोड देने हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पूछ कर सही ढंग से आप लोगों को इस कॉलम में आप लोगों को कोड नंबर भरने हैं। 26वां प्रश्न है कि उस घर में रेडियो फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है। अगर अगर है तो परंपरागत रेडियो है, सेट है तो 1 नंबर देना है। मोबाइल या फिर स्मार्टफोन है तो 2 नंबर देने हैं। अन्य किसी प्रकार के उपकरण है तो 3 नंबर देना है। अगर वहां पर रेडियो और ट्रांजिस्टर नहीं है तो 4 नंबर आप लोगों को लिखने हैं। इसी तरह से टेलीविजन में आ जाएगा। अगर टेलीविजन है तो दूरदर्शन मुफ्त डिश यानी फ्री डिश वाली है, दूरदर्शन में आ रही है तो आपको 1 नंबर देना है। अन्य कोई डीटीएच कोई सर्विस लगा रखी है तो 2 नंबर देना है। कोई केबल कनेक्शन है तो 3 नंबर देना है। अन्य कोई है तो 4 नंबर देना है। और उस घर में अगर टेलीविजन ही नहीं है तो आप लोगों को 5 नंबर कोड नंबर आप लोगों को 27 नंबर वाले कॉलम में आपको भरना है। इसी तरह से 28वां क्वेश्चन है इंटरनेट की सुविधा अगर है और वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में है तो आपको 1 नंबर कोड देना है। अगर वो मोबाइल में या फिर स्मार्टफोन में है इंटरनेट की सुविधा तो 2 नंबर कोड देने हैं। अन्य किसी उपकरण या फिर कोई डिवाइस लगा रखी जैसे कोई वाईफाई लगा रखा है तो उसके लिए आपको 3 नंबर देना है। और यदि उस घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप लोगों को 4 नंबर कोड देने हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, अगर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर देना है और नहीं है तो आपको 2 नंबर देने हैं। अगला प्रश्न है टेलीफोन और मोबाइल फोन यानी कि स्मार्टफोन, यानी कि उसमें स्मार्टफोन या फिर टेलीफोन है या नहीं है उसकी संख्या के लिए आपको कोड नंबर देने हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कोड नंबर लिखेंगे। अगर है और केवल लैंडलाइन है तो आपको 1 नंबर देना है। अगर केवल मोबाइल है और स्मार्टफोन है तो 2 नंबर देने हैं। अन्य कोई साधारण मोबाइल है तो आपको 3 नंबर देने हैं। यानी कि दोनों ही है, स्मार्टफोन भी है और साधारण फोन भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको 4 नंबर देने हैं। और उस घर में किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल फोन नहीं है तो आपको 5 नंबर कोड देने हैं। 31वां प्रश्न है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड, है ना, इसके लिए भी आप लोगों को कोड नंबर भरने हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा कोड नंबर भरना है। साइकिल के लिए 1, स्कूटर मोटरसाइकिल या मोपेड के लिए आपको 2 नंबर भरने हैं। अगर दोनों हैं तो 3 नंबर भरने हैं। अगर उसके घर में मोटरसाइकिल नहीं है या साइकिल भी नहीं है तो आपको 4 नंबर भरने हैं। 32वें प्रश्न में अगर उसमें कार है तो आपको 1 नंबर भरना है और नहीं है तो 2 नंबर भरना है। 33वां प्रश्न है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन से हैं, यानी कि वो जो परिवार है साल भर में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग कोड नंबर दिए गए। चावल के लिए 1, गेहूं के लिए 2, ज्वार के लिए 3, बाजरा के लिए 4, मक्का के लिए 5, अन्य कोई खाते हैं तो 6 नंबर आप लोगों को देना है। और सबसे लास्ट में जो मोबाइल नंबर वाला है वो मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन में आप लोगों को उस मकान से संबंधित कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि प्रविष्टों की संख्या गिने और योग लिखे। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए, इधर भी कॉलम दे रखा है और इधर भी कॉलम दे रखा है। तो इनमें आपको कौन सी संख्या गिननी है और कौन सा योग आपको लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो कॉलम दिख रहा है ये कॉलम किसके सामने आ रहा है, किसके नीचे आ रहा है, वो 3 नंबर कॉलम आ रहा है जो कि है जनगणना मकान नंबर। यानी कि ये जो सीट आप लोग भरेंगे इस सीट में कुल कितने जनगणना मकान की संख्या आई है वो संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कॉलम किसके नीचे आ रहा है, इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ये 9 नंबर के नीचे आ रहा है। यानी कि परिवार क्रमांक आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। यानी कि इस जगह से लगाकर यहाँ तक कितने परिवार हो चुके हैं उसकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके अगले वाला जो कॉलम है कॉलम नंबर 10, यानी कि उस फैमिली में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या। तो ये कुल सदस्यों की संख्या आप लोगों को सभी को जोड़ लेनी है और जोड़ लेने के बाद टोटल जो योग है वो टोटल योग आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और सबसे लास्ट में जब ये सीट पूरी हो जाती है तो दिनांक सहित प्रगणक के सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपके जो सुपरवाइजर है उस सुपरवाइजर के सिग्नेचर आप लोगों को डेट सहित आप लोगों को करवाना है। तो इस प्रकार से जो मकान गणना अनुसूची है आपको इस प्रकार से आप लोगों को भरनी है। तो आज की वीडियो का तीसरा पॉइंट कि भवन संख्या यानी कि बिल्डिंग नंबर और जनगणना मकान संख्या क्या है। जब तक आप लोग इन दोनों में अंतर नहीं समझेंगे, डिफरेंस नहीं समझेंगे, तब तक आपका सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ना ही आप लोगों से नजरी नक्शा तैयार होगा और ना ही इस ऐप में, जो कि शुरुआत में मैंने आपको ऐप में काम करने के लिए तरीका बताया है, ना ही आप लोग वो ऐप को चला पाएंगे। क्योंकि उस ऐप में आप लोगों को भवन संख्या भी लिखनी है और जनगणना मकान संख्या भी लिखनी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये समझना जरूरी है कि भवन क्या होता है और जनगणना मकान संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भवन क्या होते हैं इसकी आपको किस प्रकार से पहचान करनी है, जनगणना मकान संख्या आपको किस प्रकार से देना है, जनगणना मकान क्या होता है किस प्रकार से आपको उसकी पहचान करनी है और नजरी नक्शा किस प्रकार से आपको तैयार करना है। देखिए पहले आप लोग भवन और जनगणना मकान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको जो नजरी नक्शा है वो बहुत ही आसान तरीके से हो पाएगा।
तो साथियों, जनगणना 2027 में एक फील्ड अधिकारी के रूप में आपका काम सिर्फ डाटा भरना नहीं है, बल्कि आपको कुछ बेसिक चीजों को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या होते हैं, भवन क्या होती है, जनगणना मकान क्या होता है, परिवार क्या है, और नजरी नक्शा आपको किस प्रकार से बनाना है। अब ये सब नाम सुनने में थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आपका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है अपने क्षेत्र के हर भवन और हर मकान को पहचानना और उसको नंबर देना। यानी चाहे वे घर हो, दुकान हो, स्कूल हो या फिर कोई गोदाम हो, हर एक स्ट्रक्चर को आप लोगों को कवर करते जाना है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और एक ही भवन को 2 बार भी आप लोगों को नहीं गिनना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे कहते हैं मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि HLB। ये आपका पूरा कार्य क्षेत्र होता है जहां पर आप लोगों को जनगणना का काम करना है। आपको जो HLB दिया जाएगा वही आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अब सबसे जरूरी बात यह है कि डाटा भरने से पहले आपको क्या करना है। आपको अपने पूरे HLB यानी कि जहां पर आप लोगों को जनगणना करनी है उस क्षेत्र में घूमना है, हर गली में घूमना है, हर मकान को देखना है, हर कोने को आप लोगों को देखना है और उस एरिया की बाउंड्री को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। यानी कि कहां से आपका क्षेत्र शुरू होता है और कहां पर आपका क्षेत्र खत्म होता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए और कोई भी मकान दोबारा गिना नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर आपने शुरुआत में ही अपने क्षेत्र को सही तरीके से समझ लिया तो आपका आधा काम तो यहीं पे पूरा हो जाएगा। अब सोचिए, आपको एक क्षेत्र दिया गया है लेकिन आपको ही नहीं पता कि वो कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, तो क्या आप सही गणना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि HLB को सही तरीके से समझना। HLB का मतलब होता है वो पूरा क्षेत्र जो आपको जनगणना के काम के लिए दिया गया है। यानी कि जिस एरिया में आपको घर घर जाकर मकान गिनने हैं, उनको नंबर देने हैं और जानकारी भरनी है, वही आपका मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि HLB होता है। अब सबसे पहला काम क्या है? आपको ये चेक करना कि आपको जो HLB नंबर आपके नियुक्ति पत्र में सही से लिखा हुआ है या फिर नहीं है। यानी जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तब आप लोगों को एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जिसके के अंतर्गत आप लोगों को आपका HLB नंबर दिया जाएगा, यानी कि आपको एरिया दिया जाएगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत अपने सुपरवाइजर या फिर जो 4 अधिकारी है जैसे SDM, तहसीलदार, BDO है, उससे आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए। एक प्रगणक के रूप में आपका पहला असली काम क्या है? अपने पूरे HLB को पहचानना और समझना। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है। हर जगह मकान एक लाइन में नहीं होते हैं। कुछ जगह मकान बेतरतीब बने होते हैं, यानी कि आड़े टेढ़े में बने होते हैं, कहीं पर छोटी छोटी बस्तियां बनी होती हैं या फिर अलग अलग टुकड़ों में भी घर बने हुए होते हैं। जैसे कि गांव के किनारे कुछ मकान बने हुए, रेलवे लाइन के पास में कुछ मकान बने हुए और वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, नदी नहर या फिर नाले के किनारे भी कुछ लोग रहते हैं। तो उन सभी को आप लोगों को गिनना है जनगणना के अंतर्गत। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि प्रगणक सोचता है कि ये अलग जगह है और उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, वो अगर आपके HLB का हिस्सा है तो उसे आप लोगों को हर हाल में उस क्षेत्र को आपको शामिल करना चाहिए। आपको इन सभी जगहों को अपने नजरी नक्शे में भी दिखाना चाहिए। अगर आपको अपने HLB को पहचानने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिए, तुरंत अपने सुपरवाइजर या फिर चार्ज अधिकारी से संपर्क करें। अब हम लोग समझते हैं कि परिसर आखिर क्या होता है। अगर किसी घर के चारों तरफ दीवार नहीं है तो क्या उसे परिसर नहीं माना जाएगा? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और आज हम इसे एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। परिसर का मतलब बहुत सिंपल है, जहां कोई परिवार रहता है और उसके पास जो जगह है वही उसका परिसर है। और इसमें क्या शामिल हो सकता है? इसमें भवन या फिर घर शामिल हो सकता है, फ्लैट या फिर अपार्टमेंट भी शामिल हो सकता है और उसके आसपास की जमीन भी शामिल हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि गांव का कोई एक घर है और जहां पर वो घर बना हुआ है और उसके आसपास में थोड़ी जमीन है, वो पूरा एरिया परिसर है। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम लोग शहर का फ्लैट लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति फ्लैट में रहता है तो उसका जो कमरा है, उस बिल्डिंग का जो कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया पूरा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, परिसर होने के लिए दीवार होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे गांव में घर के चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे जगह परिसर ही मानी जाएगी। सीधे शब्दों में हम लोग कहें तो जहां पर परिवार रहता है और जिस जगह का वे उपयोग करता है वही उसका परिसर होता है। दीवार होना और या फिर नहीं होना ये जरूरी नहीं है। जहां पर जिस जगह मकान बना हुआ है उसके आसपास का क्षेत्र जो है
वो परिसर माना जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भवन क्या होता है और भवन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो क्या सिर्फ जो पक्का घर है वही भवन होता है, या फिर टेंट, दुकान, स्कूल ये भी भवन हो सकते हैं? भवन का मतलब भी बहुत ही सिंपल है, भूमि पर बनी कोई एक संरचना। आमतौर पर उसमें क्या होता है, चार दीवारें होती है और एक छत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि भवन का मतलब सिर्फ घर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भवन में रहने के लिए घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, गोदाम, पूजा स्थल ये सभी एक भवन हो सकते हैं। यानी कि जहां पर कोई काम हो रहा है वो भी एक भवन हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ही भवन में अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। जैसे एक ही बिल्डिंग में कई फ्लैट हो सकते हैं, या फिर एक लाइन में कई सारे कमरे बने हुए हो सकते हैं। अब एक ही भवन का उपयोग एक से ज्यादा काम के लिए भी हो सकता है। यानी कि जैसे वो कोई मकान बना हुआ है, कोई भवन बना हुआ है, वो घर और दुकान भी हो सकता है, घर वो क्लिनिक भी हो सकता है, उसमें ब्यूटी पार्लर भी चल सकता है, उसमें ट्यूशन सेंटर भी चल सकता है। यानी कि इसे हम लोग मिक्स्ड यूज्ड कहते हैं। यानी कि जो एक भवन होता है वो सिर्फ एक सिंगल मकान भी हो सकता है, या फिर बिल्डिंग भी हो सकती है, या फिर कुछ झोपड़ी टाइप टेंट के जैसा कुछ बना हुआ वो भी भवन हो सकता है। एक ही लाइन में बने हुए मकान, तो वो पूरा जो मकान बना हुआ है एक ही लाइन में वो पूरा एक भवन है। आपको ध्यान में रखना है, भवन का मतलब सिर्फ पक्का घर नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर हो जो किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है वे एक भवन है। एक ही बिल्डिंग में तीन दरवाजे हैं, तो क्या वे एक मकान है या फिर तीन अलग अलग मकान है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और आज इसे हम लोग एकदम क्लियर करने वाले हैं। जनगणना मकान का मतलब बहुत सिंपल है, भवन का वह हिस्सा जिसे एक अलग इकाई के रूप में पहचाना जा सके, यानी जिसका अपना अलग इस्तेमाल हो और अलग पहचान हो। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनना है, अगर किसी हिस्से का अलग प्रवेश द्वार है यानी कि एंट्री गेट अलग है, तो वे एक अलग जनगणना मकान माना जाएगा। चाहे वो दरवाजा सड़क पर खुलता हो, या फिर साझा आंगन में खुलता हो, या फिर सीढ़ियों पर खुलता हो, फिर भी वे एक अलग मकान है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको तीन अलग अलग मकान दिख रहे हैं, तो ये पूरी एक बिल्डिंग है। तो ये एक पूरी बिल्डिंग है, यानी कि एक पूरा भवन है। और इस भवन के अंतर्गत यहाँ पर तीन मकान है, और तीनों मकानों के गेट अलग अलग हैं। तो ये जो तीन मकान बने हुए हैं इसे हम लोग जनगणना मकान कहेंगे। और इसे आपको नंबर कैसे देना है, 001, 002 और 003, इस प्रकार से आप लोगों को इस मकानों को नंबर देना है। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे फ्लैट है, और हर फ्लैट का अलग अलग दरवाजा है, तो हर फ्लैट एक अलग जनगणना मकान होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब एक और जरूर बात यह है कि ये जो जनगणना मकान है वो रहने के लिए भी यूज में ले सकते हैं, दुकान या ऑफिस के रूप में भी यूज में ले सकते हैं, या फिर दोनों को मिक्स के रूप में भी ले सकते हैं, और या फिर वे खाली भी हो सकता है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है उसको पूरा एक मकान ही मान लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अलग दरवाजा का मतलब है अलग मकान, यानी कि अलग दरवाजा है तो वो अलग मकान होगा। तो याद रखिए, भवन बड़ा हो सकता है, लेकिन जो जनगणना मकान है वो हमेशा भवन का एक पार्ट होगा, यानी कि एक यूनिट होगी। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि भवन और जनगणना मकानों की पहचान आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। क्या हर भवन एक ही जनगणना मकान होता है, या फिर एक भवन में कई मकान हो सकते हैं? यही फर्क समझना बहुत आप लोगों को जरूरी है। जैसा कि पहले हमने समझा है कि भवन का मतलब होता है जमीन पर बनी हुई एक पूरी संरचना जिसके चार दीवारी होती है और एक छत होता है, और जो जनगणना मकान है वो उसी भवन का एक हिस्सा होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है और एक अलग एंट्री गेट होता है। अब सबसे आसान तरीका आप लोग समझिए कि भवन का मतलब है पूरा ढांचा, और जनगणना मकान का मतलब है उस ढांचे की अंदर की यूनिट। यानी कि एक भवन में एक जनगणना मकान भी हो सकता है, और एक भवन में 10 या 20 या फिर उस जनगणना मकान भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए अगर एक छोटा सा घर है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है, तो वे एक भवन भी होगा और एक जनगणना मकान भी होगा। जैसा कि आप लोगों को चित्र 5 के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, तो ये एक भवन भी है और एक जनगणना मकान भी है। अब हम लोग दूसरे प्रकार के भवन या फिर मकान के बारे में समझ लेते हैं। अगर किसी घर में दीवार ही नहीं है तो क्या हम लोग उसे भवन मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं? और यहीं पर लोग ज्यादातर गलती कर देते हैं। कुछ इलाकों में मकान की जो बनावट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसा हमको लगता है कि वहां पर कोई दीवार नहीं है, जैसे एक झोपड़ी या फिर टेंट जैसा घर जिसकी छत शंकु के आकार की होती है, और वे छत लगभग लगभग जमीन तक भी आ सकती है।
बस एक छोटा सा उसमें दरवाजा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग सोचते हैं कि इसमें तो दीवार ही नहीं है तो ये भवन नहीं होगा। लेकिन सही नियम क्या कहता है, अगर कोई स्ट्रक्चर रहने योग्य या फिर उपयोग के लिए बना हुआ है, चाहे उसमें दीवार दिखे या फिर नहीं दिखे, तो वह एक भवन भी है और वह एक जनगणना मकान भी है। जैसा कि यहाँ पर चित्र नंबर 6 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये शंकु के प्रकार का एक मकान बना हुआ है, तो इसे हम लोग एक भवन भी कह सकते हैं और एक जनगणना मकान भी कह सकते हैं। अब आप लोग अगले चित्र को देखिए। इस चित्र में 1 से लगाकर यहाँ पर 6 तक आप लोगों को मकान संख्या दिख रही होगी और हर मकान में यहाँ पर अलग अलग गेट है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में देखिए। ये इस प्रकार की संरचना आप लोगों को शहरों के अंतर्गत सड़क के किनारे बहुत सारे मकान एक साथ आप लोगों को बने हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हर मकान एक अलग भवन है और एक अलग जनगणना मकान है और आप लोगों को इसको अलग अलग नंबर भी देना है। अब आप लोगों को इसको अलग अलग नंबर क्यों देना है, क्योंकि इसमें अलग अलग परिवार रहते हैं और ये अलग अलग समय में भी बने हुए हो सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर इसको एक अलग भवन मानना है और एक अलग जनगणना मकान मानना है और उसको नंबर भी आप लोगों को अलग अलग देना है। अब देखिए यहाँ पर भवन संख्या 1 2 3 4 तक यहाँ पर अलग अलग मकान है, इसमें अलग अलग परिवार रहते हैं, तो इसको आप लोग अलग अलग भवन मान सकते हैं और अलग अलग जनगणना मकान संख्या भी आप लोगों को मानना है। अब देखिए भवन संख्या जो 5 नंबर की है, उसमें 2 मकान आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो भवन संख्या जो 5 का उपयोग है वो एक परिवार के द्वारा किया जा सकता है। तब आपको भवन नंबर इस 5 को एक जनगणना मकान माना जाएगा, यानी कि बिल्डिंग भी एक ही मानी जाएगी और जनगणना मकान संख्या भी एक ही माना जाएगा। इसी तरह से देखिए जो 6 नंबर का जो मकान है, इसमें 3 यहाँ पर ऊपर एक के ऊपर रूम बने हुए, कमरे बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये एक ही भवन माना जाएगा, एक ही जनगणना मकान संख्या मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही फैमिली रह रही है। अब आप लोग चित्र नंबर 8 को देखिए और इसमें 8 रूम अलग अलग बने हुए हैं। ये एक अपार्टमेंट है जिसके के अंतर्गत 8 अलग अलग फ्लैट है। तो ये जो 8 अलग अलग फ्लैट है, इसको आपको पूरे को एक भवन मानना है ना, पूरे को आपको बिल्डिंग माननी है, यानी कि एक पूरे को भवन मानना है और इस भवन में 8 जनगणना मकान है। या तो आप लोगों को यहाँ पर मकान संख्या अलग अलग आप लोगों को देनी है। बिल्डिंग तो एक ही है लेकिन 8 जनगणना मकान है। अब चित्र नंबर 9 में देखिए, यहाँ पर बहुमंजिला अपार्टमेंट है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, बहुमंजिला अपार्टमेंट में जो फ्लैट होते हैं उसको अलग अलग भवन मानकर क्रमांकित किया गया है। यानी कि बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत अगर इस प्रकार की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग भवन माना गया है, यानी कि एक फ्लैट को ही अलग भवन मान लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए 8 भवन होंगे और 8 ही जनगणना मकान संख्या होगी। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आप चित्र नंबर 10 देखिए, आपको इस प्रकार के मकान भी मिल जाएंगे जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये तीनों अलग अलग भवन है और हर भवन के अंदर इसमें देखिए 3 फ्लैट यहाँ पर दिए गए हैं और इन फ्लैटों में अलग अलग फैमिली रहती है। तो ये जो हर फ्लैट है वो एक जनगणना मकान संख्या है। यानी कि पहले वाले भवन में देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 फ्लैट है, इसका मतलब ये 1 नंबर मकान संख्या होगी, ये 2 नंबर मकान संख्या होगी, ये 3 नंबर मकान संख्या होगी। इसी तरह से ये 4 5 6 और 7 8 9 ये अलग अलग मकान संख्या है। लेकिन भवन कितने हैं, भवन यहाँ पर 3 ही है। ये पहले वाला है, ये सेकंड दूसरे वाला है और ये तीसरे वाला है। अब जरा आप लोग को चित्र नंबर 11 को देखिए, इसमें यहाँ पर 2 भवन माने गए हैं। अब पहले वाले भवन के अंतर्गत 2 आपको गेट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर किसी के 2 गेट अलग अलग है तो आपको अलग अलग मकान संख्या मान सकते हैं। लेकिन ये जो 1 नंबर का जो भवन है, इसमें सिर्फ एक ही परिवार रहता है, यानी कि इसमें जनगणना मकान संख्या आपको 2 दिख रहे हैं लेकिन इसमें फैमिली एक ही रह रही है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रूम को मिलाकर सिर्फ एक ही जनगणना मकान माना गया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जनगणना मकान है, इसमें तीनों 3 रूम दिख रहे हैं, इन तीनों में एक ही फैमिली रहती है, इसलिए इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर एक ही भवन माना गया है, लेकिन जनगणना मकान संख्या 2 मानी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। चित्र नंबर 12 को देखिए, जिसमें हॉस्टल और होटल के बारे में समझाया गया है। अब ये जो पूरी होटल या फिर हॉस्टल है, इसको एक ही भवन माना गया है। अब इस भवन के अंतर्गत जहां पर बच्चे रह रहे हैं या फिर जो होटल में कोई ठहरने के लिए आ रहा है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, इन सभी को एक जनगणना मकान माना
जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर उस होटल या फिर हॉस्टल के साथ में कोई दूसरे रूम भी बने हुए हैं जिसके के अंतर्गत कोई रसोईया रहता है या फिर हॉस्टल का जो वार्डन है वो वार्डन रहता है, तो यहाँ पर अलग जनगणना मकान संख्या दी गई है। जैसे अब चित्र में दिखाई दे रहा है, तो जो 1 नंबर वाला जो जनगणना मकान संख्या है, यहाँ पर तो उस हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, और जो 2 नंबर और जो 3 नंबर है, इसमें उस हॉस्टल के वार्डन या फिर जो खाना बनाने वाले रसोईया होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये बिल्डिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 जनगणना मकान संख्या मानना है। अब आप लोग चित्र संख्या 13 को देखिए, यहाँ पर 4 अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। इन चारों स्ट्रक्चर में एक ही फैमिली रहती है। जो फैमिली रहती है वो इस वाले रूम का उपयोग करते हैं, यानी कि सोने के लिए, रहने के लिए। इसके अलावा ये 3 स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसका उपयोग खाने के लिए या फिर नहाने के लिए या फिर मेहमानों के लिए किया जाता है। क्योंकि ये एक ही फैमिली के चारों स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इस पूरे को एक ही भवन, एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। अब चित्र नंबर 14 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, मुख्य आवास, रसोई, कार्यशाला और पशुशाला। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना है कि जो मुख्य आवास है और जो रसोई है, इन दोनों को आपको एक जनगणना मकान संख्या देनी है, और जो कार्यशाला है और जो पशुशाला है, इसको आपको अलग अलग जनगणना मकान संख्या माननी है। अगर यहाँ पर एक से अधिक फैमिली रह रही है तो आप लोगों को इन सभी को अलग अलग जनगणना मकान संख्या देनी है। अब यहाँ पे देखिए, चित्र नंबर 16 में यहाँ पर देखिए कि ऐसा हो सकता है कि एक ये संरचना बनी हुई है जिसमें आवास, गैराज, नौकर का क्वार्टर, एक सीमाबद्ध परिसर है, और इसमें एक भवन और 3 जनगणना मकान है। इस उदाहरण में जो नौकर है मालिक के परिवार से भोजन प्राप्त नहीं करता है, तो उसे एक अलग परिवार माना जाएगा। इसके अनुसार आप लोगों को अलग जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। यानी कि यदि इसमें नौकर भी रह रहा है और लेकिन पूरा मकान तो उस मालिक का ही है, लेकिन जो नौकर है वो अलग रह रहा है, उसको अलग, वो अलग खाना पका रहा है, तो आप लोगों को उस रूम को एक अलग जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नौकर है वो मालिक से ही भोजन प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो मालिक के परिवार का सदस्य के रूप में गिना जा रहा है। तो आवास और जो नौकर का क्वार्टर है वो दोनों मिलाकर एकल जनगणना मकान बनाएंगे। ऐसे मामले में एक भवन और 2 जनगणना मकान होंगे। यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि यदि कोई भी संरचना इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, तो उन्हें नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को भवनों को नंबर किस प्रकार से देना है। अपने जो मकान सूचीकरण ब्लॉक में भवनों को नंबर आवंटित करते समय आप 3 परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर नगर पालिका या फिर जो स्थानीय निकाय द्वारा भवनों को व्यवस्थित रूप से नंबर दिया गया हो, या फिर जहां पर खुले फ्लैटों को संपत्ति के आधार पर नंबर दिए गए हो। लेकिन कई फ्लैट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जहां भवनों के नंबर उपलब्ध हो लेकिन अपूर्ण और अव्यवस्थित हो, या फिर भवनों को कोई भी नंबर दिया गया नहीं हो। ये 3 प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। तो पहले प्रकरण के अंतर्गत जो नगर पालिका, जो स्थानीय अधिकारी के द्वारा भवनों को जो नंबर दिए गए हैं, उसे आप लोगों को अपनाना चाहिए। हालांकि भवनों को नंबर देने के बाद में अगर नए भवनों को उप संख्या और नया क्रमांक दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई भवन क्रमांकित नहीं है, यानी उस पर नंबर नहीं दे रखे हैं, या फिर क्रमांक 10 और 11 के बीच में कोई नया मकान बना है, कोई नया भवन बना है, तो उसे आप लोग 10/1 नंबर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि 10 के बाद में एक अलग भवन बना है। यदि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए नंबर 120 पर समाप्त होते हैं, तो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए नंबरों के क्रम में 121 क्रमांक दिया जा सकता है। और दूसरे और तीसरे प्रकरण में भवनों को जनगणना क्रमांक देने के लिए जनगणना भवन नंबर अंकित आप लोगों को करना है, यानी कि आपको खुद को ही नंबर आप लोगों को देना है। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भवन क्या होते हैं और जनगणना मकान क्या होते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को उसको नंबर देना है। अब हम लोग इस वीडियो का चौथा पॉइंट समझ लेते हैं कि नजरी नक्शा आपको कैसे तैयार करना है। अब आपको भवन क्या होता है और जनगणना मकान संख्या क्या होती है ये आपको समझ में आ चुका है, तो अब आप लोग आसानी से नजरी नक्शा बना सकते हैं। तो चलिए, आपको नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाना है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 चीजें बताने वाला हूँ कि HLB लेआउट मैप, यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, जिसे कि हम लोग नजरी नक्शा कहते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। उसके बाद में प्रगणक के द्वारा जो HLB लेआउट मैप को किस प्रकार से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो नजरी नक्शा बनाएंगे, जिसे कि हम लोग HLB लेआउट मैप कहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को अपने मैप में आपकी जो लोकेशन आप लोगों को मिली है उसका विवरण सही होना चाहिए।
दूसरी बात यह है, आप लोगों को मैप के अंतर्गत सभी भवन और सभी भवनों में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या आप लोगों को जरूर लिखनी चाहिए। तीसरी चीज, मैप के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक उपयोगिता, पूजा स्थल आदि जैसे जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, उनको लैंडमार्क के रूप में आप लोगों को मैप में जरूर दर्शाना है। अब देखिए, अगला टॉपिक है प्रगणना के 10 महत्वपूर्ण नियम। यदि आप लोग इन नियमों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको नजदीक नक्शा बनाने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो पहला नियम है कि लेआउट मैप तैयार करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए एचएलबी के अंतर्गत जो एरिया है वो पूर्ण कवर होना चाहिए। यानी कि जो आपका जो चार्ज ऑफिसर है जो आपको एक एरिया देगा कि इस एरिया में आप लोगों को जनगणना करनी है, वो एरिया मैप के अंदर पूरा कवर होना चाहिए। सेकेंड नियम है कि लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर दिखाई जाना चाहिए, जैसे वो आवासीय है या फिर गैर आवासीय है या फिर आवास से अन्य उपयोग है या फिर वो खाली मकान है या फिर खाली जगह है जिसमें खेत भी शादी शामिल हो। इस प्रकार की बिल्डिंग स्ट्रक्चर को आप लोगों को मैप के अंतर्गत दिखानी है। तीसरा, अगर सिस्टमेटिक हाउस नंबर उपलब्ध नहीं है तो उसे लेआउट मैप पर दिखाना है। यानी कि आप लोग यदि किसी गांव में गए और वहां पर आप लोगों को हाउस नंबर नहीं मिले तो आप लोगों को नंबरिंग आप लोग अपने खुद के अनुसार कर सकते हैं। अब शहरों में तो होता है कि जो नगर पालिका, नगर परिषद जो होती है, वहां पर पहले से ही मकानों को नंबर दे रखे होंगे। तो यदि वो नंबर सही है तो आप लोग उन नंबर को भी यूज कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि ये नंबर सही नहीं है तो आप लोग अपने अनुसार नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। अगला नियम यह है, अगर कोई सही हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग्स को लगातार नंबर दे और उन्हें लेआउट मैप में एचएलओ मैनुअल में दिखाए गए निर्देशों को देखें। यानी कि जैसा भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यदि हाउस नंबर नहीं दिए गए, अगर दिए गए है वो सिस्टमेटिक नहीं है, तो आप लोग अपने अनुसार भी आप लोग बिल्डिंग्स को नंबर दे सकते हैं। अगला नियम है, लेआउट मैप हर एचएलबी के लिए 2 प्रतियों में आप लोगों को तैयार करना है। यानी कि जो आप लोग नजदीक नक्शा बनाएंगे उसको 2 कॉपी में आप लोगों को बनाना है। अगला नियम है, अलग अलग एचएलबी को बांटने वाली सीमा को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। यानी कि जब आप लोग लेआउट का मैप बनाएंगे तो उसकी जो सीमा है, इसकी जो बाउंड्रीज है, उसको आप लोगों को अच्छी तरह से चिन्हित करना है। सातवां नियम यह है कि गांव या वार्ड में हाउस लिस्टिंग के समय कोई भी मकान या फिर कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से किसी भी हिस्से या घरों को एक ही समय में एक से ज्यादा एचएलबी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि एक मकान को ही आपको दोबारा नजरी नक्शे में नहीं दिखाना है। अगला नियम है कि आवंटित किए गए एचएलबी क्षेत्र में किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को आप लोगों को देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अंतिम जो एचएलबी लेआउट मैप होगा उसकी 2 कॉपी में बनाना है, जो कि सुपरवाइजर को वेरिफिकेशन और चार्ज ऑफिसर को सबमिट करने के लिए आप लोगों को देनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप लोग एचएलबी यानी कि नजरी नक्शा बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से प्रतीक चिन्हों का काम में आप लोगों को लेना है। सबसे पहले आप लोग जब नजरी नक्शा बनाएंगे तो इसमें ब्लॉक बाउंड्री आप लोगों को बनानी है, यानी कि उसकी सीमा बनानी है। तो सीमा बनाने के लिए आपको डैश डॉट वाली इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह आप लोगों को काम में लेना है, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे नजरी नक्शे में बताने वाला हूँ। उसके बाद में आप लोगों को भवन नंबर आप लोगों को देना है। तो भवन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक कच्चा हो सकता है, एक पक्का हो सकता है, एक आवासीय भी हो सकता है और गैर आवासीय भी हो सकता है। अगर कोई मकान आवासीय है, पक्का है, तो इसके लिए आप लोगों को स्क्वायर देना है, वर्ग में लिखना है। अगर कच्चा है तो आप लोगों को त्रिभुज बनाना है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो 10 नंबर लिखे हुए हैं वह भवन नंबर है। इस 10 नंबर भवन में 3 जनगणना मकान है। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भवन नंबर क्या होता है और जनगणना मकान नंबर क्या होता है, तो अगली वीडियो में इसी पे बनाने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग ये समझना है कि जो भवन नंबर है वो आप लोगों को अंदर लिखना है और उस भवन के अंतर्गत जो जनगणना मकान संख्या है वो आप लोगों को बाहर कोष्टक में लिखनी है। इसी प्रकार से जो कच्चा है, जैसे त्रिभुज बना रखा है, इसमें 15 नंबर का भवन नंबर है। उसके बाद में अगर वो गैर आवासीय है यानी कि उसमें कोई नहीं रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को स्क्वायर वाला पक्का लेना है और इसमें इस प्रकार से आप लोगों को लाइनिंग कर देनी है। इसी प्रकार से कच्चा वाले में त्रिभुज बनाकर आपको लाइनिंग कर देनी है। उसके बाद में यदि आपके एरिया के अंदर सड़क आ रही है, रेलवे लाइन आ रही है, तो आप लोगों को नक्शे में उसे जरूर दर्शाना है। तो यदि पक्का रोड है तो इस प्रकार से आप लोग लाइनिंग से दर्शाएंगे, कच्चा रोड है तो आपको डैश डैश करके दर्शाना है। अगर पाथवे है तो आपको थोड़ा सा और छोटे डैश में आप लोगों को दर्शाना है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और जब आप लोगों को जो मैप बनाने के लिए जो पेपर मिलेगा उसके ऊपर भी ये सारे प्रतीक चिन्ह लिखे हुए होंगे।
और यदि आपके एरिया में रेलवे लाइन बनी हुई है तो इस प्रकार से रेलवे लाइन का चिन्ह भी आप लोगों को बनाना है। उसके बाद में नजदीक नक्शे में होने वाले और भी कुछ प्रतीक है, जैसे अगर आपके एरिया में कोई नदी आ रही है तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है, कोई कैनाल है तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है, कोई पॉन्ड है, तालाब है तो इस प्रकार से आप लोग दर्शा सकते हैं। और यदि आपके एरिया में वेल यानी कुआं है तो एक कुएं को आप लोगों को गोला कर कर बीच में एक छोटा गोला बनाना है। टैप वाटर है तो यानी कि नल आता है वहां पर तो नल को आपको दर्शाना है। अगर हेडपंप है तो हेडपंप का चित्र आप लोगों को बनाना है। इसी प्रकार से जो मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए, गुरुद्वारा के लिए आप लोगों को 4 प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी के अनुसार आप लोगों को अपने मैप के अंतर्गत इसको यूज में लेना है। यदि आपके एरिया में स्कूल आ रही है तो आप लोगों को वर्क बनाकर उसमें एस लिख देना है। इसी प्रकार से कोई डिस्पेंसरी है या फिर पंचायत घर है, पोस्ट ऑफिस है, तो इस प्रकार के आपकी स्क्रीन पर जो जो चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, इन चिन्ह का यूज आप लोगों को करना है। अब जब आप लोग नजदीक नक्शा तैयार करेंगे तो आपको कुछ शर्तें इसकी मालूम होनी चाहिए। जैसे पहली शर्त है, अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए सभी लोकेशन डिटेल को एचएलबी मैप यानी कि प्रिंटेड कॉपी और सीएमएमएस से मिले असाइनमेंट मैसेज के साथ वेरीफाई करें। यानी कि जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर में आप लोगों को मिलेगा कि यानी कि आपकी ड्यूटी आ चुकी है, ड्यूटी आने के बाद जब आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे उस समय आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और उसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी। जो हार्ड कॉपी में जो एरिया आप लोगों को मिलेगा वो आपके एचएलओएफ में जो प्रिंटेड जो मैप है वो दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए। आप एचएलओएफ में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर कर असाइन किया गया एचएलबी मैप पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एचएलओएफ के अंतर्गत ये आपको मैप का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोगों को इस एरिया का सर्वे करना है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे एचएलबी लेआउट मैप बनाने के लिए संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस वो जो गूगल मैप होगा उस गूगल मैप को आप लोग नजदीक नक्शा बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। सुपरवाइजर के साथ आवंटित किए गए एचएलबी एरिया में जाए और एचएलबी की सही बाउंड्री समझने के लिए संपूर्ण एचएलबी एरिया का भ्रमण आप लोगों को करना है। इंस्ट्रक्शनल मैनुअल में दिए गए निर्देशों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को एक पूरी बुक मिलेगी जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। लेआउट मैप बनाने के लिए सिर्फ दी गई खाली लेआउट मैप शीट का ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है। एचएलबी एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबर आपको क्रम से आप लोगों को लिखनी है। अगर सिस्टमेटिक नंबरिंग मौजूद नहीं है तो एचएलओ मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार आप लोग नंबर आवंटित कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ इसके सोपान है यानी कि जो स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट 5 स्टेप विद इन 3 डेज यानी कि आपको 5 स्टेप 3 दिनों में पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले वाला जो स्टेप है अंडरस्टैंड एचएलबी मैप यानी कि जो आप लोगों को मैप दिया जाएगा ऐप के अंदर जो मैप है उसको अच्छी तरह से समझना है। दूसरे नंबर में आप लोगों को नाउन योर एचएलबी एरिया, आपका जो एचएलबी एरिया है जिसमें आप लोग सर्वे करेंगे उस सर्वे को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तीसरे वाले स्टेप में ड्रॉ रोड्स एंड फिजिकल फीचर आप लोगों को बनाना है यानी कि आपके एरिया में जो रोड है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको आप लोगों को बनाना है। फोर्थ वाले स्टेप के अंदर आप लोगों को मार्क बिल्डिंग विद नंबर आप लोगों को देना है यानी कि जो भवन है भवनों की संख्या आप लोगों को मैप के अंतर्गत दर्शाना, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। पांचवें स्टेप में ड्रो लैंडमार्क विथ नेम यानी जो भी लैंडमार्क है आपके एरिया के अंतर्गत उसको दर्शाना है, उसका नाम भी आप लोगों को लिखना है। ये काम आपको 3 दिन में करना है। उसके बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन विद सुपरवाइजर, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा और 7वें में फाइनल होगा और 8वें में आप लोगों को अपडेट द मैप टू ऐड और रिमूव बिल्डिंग। फाइनल हो जाने के बाद भी मैप को आप अपडेट कर सकते हैं और यदि किसी बिल्डिंग को मिटाना है, रिमूव करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। 8वें स्टेप में आप लोगों को फाइनल सबमिट कर देना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आपको नजदीक नक्शा किस प्रकार से तैयार करना है कि यानी कि एचएलबी लेआउट मैप किस प्रकार से तैयार करना है। तो एचएलबी मैप को आपको सबसे पहले समझ लेना है। एचएलबी एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए आप लोगों को एचएलओ ऐप से डाउनलोड किए गए जो पीडीएफ है उसको आपको ध्यान से देखना है। ध्यान दे मैप में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होनी चाहिए, यानी जब आप लोग मैप बनाएंगे तो आप लोगों को उत्तर दिशा सबसे ऊपर रखनी है। अपने एचएलबी एरिया को सबसे पहले आपको जानना है, फिर उसका लेआउट बनाना है, आने जाने का रास्ता, भवन, है ना, जरूरी जगहों को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरे एचएलबी एरिया में आप लोगों को घूमना है। उसके बाद सड़कें, फिजिकल फीचर बनाए, डाउनलोड किए गए जो एचएलबी मैप है और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सभी सड़कें, गलियां आपको लेन बनानी है। एचएलबी एरिया में कोई मौजूद जरूरी प्राकृतिक या फिर फिजिकल फीचर है जैसे नहरें, नालियां, खुले इलाके, पानी के स्रोत, रेलवे लाइन वगैरह को आप लोगों को साफ तौर पर उस पे मैप के अंदर मार्क आप लोगों को करना है। भवन के आप लोगों को भवन के नंबर लिखना है और नंबर लिखने का एक तरीका है,
आप लोगों को उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करना है और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को दक्षिण पूर्व कोनों की ओर बढ़ते हुए जाना है। और सभी इमारतों को उनके टाइप और इस्तेमाल, जैसे वो कच्चा है या पक्का है, रहने योग्य है या फिर गैर रहने योग्य है, के अनुसार आप लोगों को मैप में दर्शाना है। उसके बाद में स्कूल, पार्क, पूजा स्थल, कार्यालय, कोई दूसरी खास जगह है तो उसको आप लोगों को एचएलबी एरिया में दर्शाना है। सुपरवाइजर के साथ आप लोगों को लास्ट में क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। एचएलओ के 3 दिनों के दौरान तैयार किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट के तौर पर माने। एचएलओ एफ के जरिए एचएलओ डाटा कलेक्शन होने के बाद लेआउट मैप को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से कोई भी बिल्डिंग अगर जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए आप लोग मैप को अपडेट कर सकते हैं। फाइनल जब आप लोगों का मैप तैयार हो जाएगा तो 2 कॉपी में आप लोगों को सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर तक आप लोगों को पहुंचाना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एचएलओ जो मोबाइल ऐप होगी, उस ऐप में आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एचएलबी मैप का। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका गूगल मैप यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से बाउंड्रीज में आप लोगों को दिखाई देगी और इस एरिया का आप लोगों को सर्वे करना है। और इस साइड में यहाँ पर देखिए, साइड में यहाँ पर लोकेशन लिखी हुई होगी, तो ये जो लोकेशन है और आपको जो ऑफलाइन फॉर्मेट मिलेगा उसमें जो लोकेशन है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। यानी कि इस ऐप के अंदर ही ये बता दिया जाएगा कि इस एरिया का आप लोगों को सर्वे करना है और नजरी नक्शा बनाने के लिए आप लोग इसका यूज में ले सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का एक आपको प्रिंट आउट खाली पेपर मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लोकेशन संबंधी सूचना भरनी है, जो कि आपका जो लेटर होगा, जो आपको पत्र मिलेगा उसके अनुसार लोकेशन की डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतीक चिन्ह बने हुए होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में परगणक जो सुपरवाइजर है उसका नाम, दिनांक सहित आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं। अब चौथा नंबर का जो मैप है, यहाँ पर आप लोगों को मैप बनाना है। अब मैप बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर आपको नॉर्थ रखना है, नीचे आप लोगों को साउथ रखना है। उसके बाद में ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो आप मैप बनाएंगे, मैप में इन दिशाओं का यूज आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद में इन दिशाओं को आप लोग और भी आप लोग बांट सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो गया, या फिर साउथ ईस्ट हो गया, या फिर साउथ वेस्ट हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से भी आप लोग मैप में नजरी नक्शे में इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो आप लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ टू वेस्ट से होता हुआ यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, जो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साउथ ईस्ट में एंड पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले एचएलबी की जो सीमाएं आप लोगों को बनानी है ना, सीमाएं बनाने का मतलब है आप लोगों को इस प्रकार से सबसे पहले बाउंड्रीज बना लेनी है, यानी कि आपको एरिया बना लेना है कि इस बाउंड्रीज के अंतर्गत आप लोगों को सर्वे करना है। अब ये जो बाउंड्री है आपको एचएलओ ऐप के अंतर्गत जो मैप दिया गया था उसके अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को रोड बनानी है या फिर गलियां बनानी है, लाइन बनानी है, कोई भी मानव निर्मित आकृतियां वो आप लोगों को बनाना है। यदि कोई उपलब्ध है तो सड़कें और गलियों के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि आप लोगों को बाउंड्रीज बनाने के बाद में इस प्रकार से सबसे पहले रोड बना देनी है, गलियां आप लोगों को यहाँ पर बना देनी है, और भी यदि कोई मानव निर्मित आकृतियां हैं वो भी आप लोगों को नक्शे के अंतर्गत उसमें शो कर देनी है। उसके बाद में सभी भवनों को भवन नंबर देने हैं, यानी कि आप लोगों को मकान संख्या लिखनी है। हर भवन के जनगणना मकानों की गिनती आप लोगों को लिखनी है। भवन नंबर के क्रम को आप लोगों को तीर के निशान से आप लोगों को दर्शाना है। और जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क है वो भी आप लोगों को उसके भी नाम लिखने हैं, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों ने सड़कें बन गई है। सड़कें बनने के बाद में इस प्रकार से आप लोगों को नंबरिंग देनी है। देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पर नंबर लिखे हुए, नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, उसके बाद 5, इस प्रकार से 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आपको नंबर लिखने हैं। और आप लोगों को प्रतीक चिन्हों का यूज में लेना है। और जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे आपको तीर के निशान के द्वारा भी आप लोगों को बनाना है कि पहले आप लोग इस भवन में गए, फिर आपको इस भवन में जाना है, फिर आपको इस भवन में जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को तीर के निशान के द्वारा यहाँ पर दर्शाना दे कि जैसे यहाँ पर पार्क बना हो तो यहाँ पर पार्क भी बना हुआ है, यहाँ पर चर्च बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह है उसका यूज आप लोगों को लेना है। और यहाँ पर देखिए आसपास की जो एचएलबी संख्या वो भी आप लोगों को लिखनी है। यानी कि नीचे देखिए, यदि आपका एरिया खत्म हो चुका है, अब इस एरिया के पास से कौन सा एरिया, नया एरिया शुरू हो चुका है, उसका कोड भी आप लोगों को लिखना है।
तो ये देखिए एक सैंपल है, तो इस सैंपल को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये समझने में बाद में आप लोगों के काम में आएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को नजरी नक्शा बनाना है। तो साथियों, नजरी नक्शा आपको किस प्रकार से बनाना है, इसकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो साथियों, अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास में किस प्रकार का फोन होना चाहिए ताकि ये जो HLO ऐप है वो आपके मोबाइल में सही तरीके से काम करे। यदि आपके फोन में ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है या फिर ऐप सही तरीके से काम नहीं कर रही है, आपका फोन बार बार हैंग हो रहा है, तो आपको जनगणना 2027 कार्य का जो ऑनलाइन कार्य है उसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो अब आपको यह पता करना है कि आपके मोबाइल में HLO ऐप काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए आपकी जो फोन की जो रैम है वो 4 GB होनी चाहिए कम से कम, और जो रोम है यानी कि जो स्टोरेज है वो 8 GB होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखने के लिए अपने के फोन के अंदर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में नीचे आपको एक अबाउट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, अबाउट डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फोन की पूरी डिटेल बता देगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे स्टोरेज यहाँ पर अभी 256 GB का मेरा फोन है, तो 256 GB यहाँ पर स्टोरेज बता रही है, रोम बता रही है। अब देखिए रैम जो आपकी कम से कम 4 GB होनी चाहिए। तो देखिए रैम का भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। अभी ये मेरे 12 GB है, तो ये 12 GB रैम इस फोन के अंदर दिखा रहा है। अब आपके फोन का कौन सा वर्जन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्जन वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो अभी जो यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर 15 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को देखनी है, एक तो रैम, रोम और आपका एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है। अब ये तीनों चीज देखने के बाद में अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका फोन HLO ऐप के लिए यूज में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, भारत सरकार द्वारा अभी टेबलेट देने का कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं है। जो जनगणना का कार्य कर रहे कर्मचारी उनको टेबलेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है और आपका स्टोरेज और जो रैम है अगर वो 4 GB 8 GB से कम है तो आपका फोन आपको चेंज करना होगा। तो या फिर आप लोग अपने घर में किसी दूसरे का मोबाइल भी यूज ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो मोबाइल आप लोग यूज में ले रहे हैं उसी मोबाइल से आपको पूरा सर्वे करना है, और आगे जो 2027 में जो हम लोग सर्वे करेंगे वो भी आपको उसी फोन से करना है। तो साथियों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है तो अब आप जनगणना 2027 का काम पूरा एक प्रो की तरह करने के लिए तैयार है। चाहे बात HLO ऐप से सर्वे की करने की हो, या ऑफलाइन फॉर्म भरने की हो, या नजरी नक्शा बनाने की हो, अब आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये मास्टर ट्रेनिंग वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने बाकी प्रगणक या सुपरवाइजर साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बिना किसी गलती के अपना काम पूरा कर सके। और ऐसा ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली जनगणना 2027 से संबंधित जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।